Ji. On behalf of MWC, I welcome all of you, especially our special guests, Nushaba and Prabha Meraji. MWC. MWC empowered women, empowered communities. MWC mentoring, motivating and mobilizing women and families. हमारा मल्टी वुमेन काउंसिल का मोटिव क्या है कि हम वुमेन को एम्पावर करते हैं. अगर वुमेन एम्पावर होगी तो फैमिली एम्पावर होती है, फैमिली एम्पावर होती है, कम्युनिटी एम्पावर होती है. तो ऐसे सोसाइटीज जो हैं वो बेहतर बनती हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सेशन है, फ्राइडे सेशन. तो मेनली फ्राइडे सेशन जो होता है, ये वाला जो सेशन है, ये बिजनेस वुमेन के लिए होता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है, साउथ एशियन एंटरप्रेन्योरशिप जो वुमेन होती हैं. तो उससे पहले कि मैं फ्राइडे सेशन के बारे में बात करूं, हम बात करते हैं हमारे सॉविब मैगजीन के बारे में. सॉविब मीन्स साउथ एशियन वुमेन इन बिजनेस. तो ये जो मैगजीन है, ये हमने ये उज़मा दिखा रही हैं आपको, ये हमारा मैगजीन है. ये सॉविब मैगजीन जो है डिजिटल भी है, प्रिंट रूप में भी है हमारे पास. ये थाउजेंड्स लोगों के पास जाता है, डिजिटल रूप में भी जाता है, प्रिंटिंग रूप में भी जाता है. तो इसमें क्या है, इसमें हम साउथ एशियन वुमेन जो हैं उनकी एड्स पर उनको प्रमोट करते हैं, उनके बिजनेस को प्रमोट करते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि हम सब जो है, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ हैं, तो वो इसमें अपनी जरूर अपना कोई ना कोई ऐड दें ताकि उनका बिजनेस प्रमोट हो सके, लोगों तक पहुंच सके. इसका मोटिव सिर्फ एक है, जो सॉविब मैगजीन का है, कि जो हमारा बिजनेस है वो लोगों तक पहुंच सके. ये मीता खन्ना जी हैं, अभी सुरजीत जी का देखा था हमने, हफ्जा की जो है, हफ्जा तो मेन उसमें फ्रंट पेज पे हैं. तो ये अपना अपना बिजनेस चला रही हैं सब. तो ये प्रमोशन है. हो सकता है कि इस मैगजीन के जरिए आप लोगों को बिजनेस जो है ज्यादा वो प्रमोट हो, आपका बिजनेस. तो इसलिए ये जो हमारा सॉविब मैगजीन जो है, ये हमने शुरू किया है. तो प्लीज आप इसको जरूर प्रमोट कीजिए, और इसमें अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहती हैं तो जरूर अपनी एड इसमें दे सकती हैं. ये मैगजीन के बारे में था. आज हमारा जो है सॉविब फ्राइडे सेशन है. तो वो सेशन क्या है कि माल्टन वुमेन काउंसिल is proud to present the South Asian Women in Business series, whereby we spotlight South Asian women who have made a significant mark across the diverse communities in Canada. Today, we are honored to have with us Nushaba Rani ji, Prabha Meraji, two amazing entrepreneurs. वो हमारे साथ हैं, वो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी, हम उनसे बातें करेंगे, उनसे बात करेंगे. तो उनसे बात करने से पहले, उनसे डिस्कशन करने से पहले, उनसे कन्वर्सेशन करने से पहले, तो मैं आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस देम टू यू ऑल. सबसे पहले मैं नुशाबा रानी जी के बारे में बात करती हूँ. Nushaba Rani is working for 5 years as medical assistant from home with the NR Skin Care Clinic. She got her specialization certification from International Beauty Institute in advanced facials, acne treatment, whitening facial, oxygen facial, C infusion facial, nanotechnology, BB glow treatment, diamond microdermabrasion, green peel, derma planning, chemical peels, and TCA 7% to 13%, derma pen, eyelash lift and tint, eyelash extensions, and laser hair removal. Wow, what an introduction, Nushaba. Welcome to MWC's Friday session, service session. मेरे को लगता है कि हम लोग तो ना जब ब्यूटी के बारे में, सैलून के बारे में सोचते हैं तो या थ्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर के बारे में सोचते हैं, या कुछ फेशियल के बारे में सोचते हैं. तो
ये मैं पढ़ के मेरे को अजीब, मैं सोच रही थी कि इतना कुछ होता है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं है ये इन सारी चीजों के बारे में। तो आज नौशाबा के इंट्रोडक्शन से पता चलता है और उनके एक्सपीरियंस से हमें पता चलेगा कि हम क्या क्या उनसे सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। तो हमारी दूसरी वेलकम नौशाबा। हमारी दूसरी स्पीकर है प्रभा मेहरा जी। तो प्रभा मेहरा जी के बारे में, she is Bachelor of Education. She has done Master in English Literature and Education. She has 40 years of teaching experience and still monitoring online as a principal in a private school to prepare the poor students from rural areas to enter in secondary school systems in cities. वाह प्रभा जी, क्या बात है, क्या काम कर रही हैं आप, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और उनके ना की पॉइंट्स है, वो क्या क्या है, एजुकेशनिस्ट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, नंबरोलॉजिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, फेस रीडर है, पोएट है, राइटर है, डांसर है। क्या बात है, क्या बात है। आज तो हमें फिर इतनी चीजों के बारे में पता चलेगा तो हमारा एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा, हमारी नॉलेज तो बहुत बढ़ेगी। हर मंत्र ऑफ लाइफ इज एयरिंग एंड लर्निंग थ्रू आउट माई लाइफ। प्रभा जी, मैं एक चीज मेरे को लगा कि एयरिंग और लर्निंग दो चीजें आपने लिखी है ना जी। तो उसके बारे में हम जरूर आपसे बात करना चाहेंगे बाद में। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस फ्राइडे सेशन में। तो ये तो थी हमारी गेस्ट जो हमारे साथ नौशाबा और प्रभा मेहरा जी हैं, इनकी छोटी छोटी इंट्रोडक्शन। तो अब हम चलते हैं जो हमारा सीरियस टॉपिक है, तो सीरियस डिस्कशन है, कन्वर्सेशन है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी नौशाबा से। तो नौशाबा, आप प्रेजेंटेशन शेयर करना चाह रही हैं हमारे साथ, फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, तो उसके बाद आप हमारे साथ डिस्कशन करिएगा। कहाँ चलेगी, कहाँ मैंने क्लिक कर दिया, कोई नहीं, हाँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी। मेरा ये जो है ना सारा, लगता है मुझे ना बुलाना पड़ेगा बेटी को। ओके जी उस्मा। जितनी देर में नौशाबा टेक्निकल सपोर्ट जो है वो ले रही हैं, उतनी तो देर में हम दोबारा बता देते हैं जी। नहीं, हम सबको दोबारा बता देते हैं कि ये प्रोग्राम जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ऑन फेसबुक. It will be recorded and it will be shared on our YouTube channel. So people who are not comfortable showing their face, please off your camera. And if you have any question, you can put it in the chat. Thank you so much, everyone. उज़मा, ये because नौशाबा ने अपनी ब्लर की हुई है ना बैकग्राउंड, इसलिए वो कुछ दिखा नहीं पा रही हैं, उनको ब्लर हटाना पड़ेगा। जी मेरे ख्याल में अभी वो शेयर करेंगी ना स्क्रीन, अब वो कर रही हैं, शेयर करने वाली हैं वो। अब वो सारी चीजें हमें नजर आएंगी जिनके हमने नाम सुने थे। हाँ हाँ जी 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 नौशाबा जी, ये मेरा 5 नहीं, अब तो 6 हो गए। 5 तो मैंने 2017 से शुरू किया था, तो ऑलमोस्ट 6 साल हो गए मुझे जी 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 स्किन केयर में। तो मेरा स्किन केयर का जो स्किन केयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं पहले आपको बताऊं कि मैं पहले आपको अपने जो मैं कर रही हूँ वो मैं पहले प्रेजेंटेशन दिखाइए, हम आपसे बाद में फिर पूछते हैं। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा जी, मेरी जो सारी सर्विसेज हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो एडवांस फेशियल्स हैं वो जैसे आपने बताया कि उसमें काफी सारे एडवांस फेशियल्स हैं जिसमें स्किन वाइटनिंग है, जो सबसे ज्यादा डिमांड होता है कि मेरी स्किन को वाइट कर दें। आजकल हमारी जो साउथ एशियन जो लेडीज हैं उनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है, उनको पिगमेंटेशन हुई हुई है और उनकी स्किन जो है अनइवन होती है, सन का बर्न होता है उनकी स्किन पे, जिन पे ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं उनकी स्किन पर, तो उसकी वजह से इनको काफी जो है प्रॉब्लम होते हैं। तो सबकी यही ख्वाहिश होती है कि मुझे जो है ना वाइटनिंग चाहिए, तो मेरी स्किन को ब्राइट कर दें। तो एडवांस फेशियल में एक तो वो है, दूसरा एक्ने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमारी टीन्स में,
हमारी जो यंग लड़कियां हैं उसमें भी, और जो मिड एज की हमारी लड़कियां हैं उनके अंदर भी। तो ये काफी ज्यादा एक्ने जो है वो हमारा हुआ है प्रॉब्लम। एक्ने ट्रीटमेंट भी मैं करती हूँ, जो कि तकरीबन 4 से 5-6 ट्रीटमेंट्स लो तो आप बिल्कुल एक्ने से फ्री हो जाते हो, आपकी स्किन जो है साफ हो जाती है। लेकिन अगर आप एक्ने को छेड़ोगे और उसको आप जो है उसको खुद से आप अपने हाथ के साथ उसको तोड़ दोगे ना, तो वो जो आपकी एक्ने होगी वो उसके जो बैक्टीरिया होगा वो आपके फेस पे चला जाएगा, जैसे आपके एक एक्ने के बजाय 4 से एक्ने जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद जब आप उसको, हमारे बच्चों की आदत होती है उसको छेड़ते रहते हैं हाथ के साथ, उंगली के साथ, तो उससे वो स्किन के अंदर घड़े से बन जाते हैं जिसको हम स्कार्स कहते हैं। तो वो जो स्कार्स होते हैं वो फिर आपका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर जो है मैंने माइक्रो नीडलिंग करती हूँ उसके हटाने के लिए। और केमिकल पील्स हैं जो कि हार्श किस्म के हैं, थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो मुझे करने होते हैं, उसके लिए वो ट्रीटमेंट है। बेबी ग्लो ट्रीटमेंट जो है ये, इसको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर आपने किसी शादी पे जाना है, मंगनी पे जाना है, किसी बड़ी अच्छे इवेंट पे जाना है, बहुत जबरदस्त पार्टी है जहाँ पे आपने अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखाना है, तो ये आपका फौरन ग्लो देता है आपकी स्किन को, और आपको उसमें मेकअप की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको बेबी ग्लो कहते हैं, इसको रेड कार्पेट हम जो है ना कहा जाता है इसको। इसके बाद जो है ग्रीन पील है। ग्रीन पील जो है ये एक ऑर्गेनिक पील है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, और ये बना हुआ है जर्मनी का। और इसको भी जो है ना आप डिफरेंट जो स्किन के प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए भी यूज करते हैं। और अगर जो मदर्स होती हैं जिनके बर्थ मार्क बन जाता है फिर पेट के ऊपर, टांगों के ऊपर, वो जब आप स्क्रैच करते हो अपने आप को तो उससे निशान बन जाते हैं, तो ये भी उससे क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है उससे। इसके अलावा केमिकल पील्स मैंने आपको बताया, मेरे पास जो लो स्ट्रेंथ के केमिकल पील हैं वो भी है, और इसके अलावा स्ट्रेंथ जो जिसकी हाई होती है वो केमिकल पील्स भी हैं। और ये सर्दियों में ज्यादा मैं रेकमेंड करती हूँ कि जब विंटर स्टार्ट होता है तो आप उस वक्त अपनी ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। इससे आपकी स्किन की जो ओवरऑल जो आपके स्किन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपका बेहतर से खूबसूरत हो जाता है। केमिकल पील इतना जबरदस्त ट्रीटमेंट है। इसके अंदर मैंने केमिकल पील जो है हम वैसे नहीं यूज कर सकते, एस्थेटिशियन जो एज एस्थेटिशियन होते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें बाकायदा इसकी क्लास दी जाती है कि आपने कैसे केमिकल पील्स जो हैं वो क्लाइंट के ऊपर लगाने हैं। और जब तक हम वो क्लास जो है पास ना कर लें, हमें अलाउ नहीं होता कि हम किसी अपने क्लाइंट के ऊपर केमिकल पील यूज करें। तो वो उसके बाद हमें उसके अंदर 99.9 या 100% नंबर लेने होते हैं। अगर उससे कम हो तो आपको वो अलाउ नहीं करते कि आप केमिकल पील जो है स्टार्ट करें। तो ये मैंने लास्ट ये जो कोविड चल रहा था तो उसमें मैंने अपनी क्लासेस ली थी, और जिससे मैंने तकरीबन 99.9 ही लिया था तो मुझे अलाउ हुआ। तो उसके बाद फिर ये आपको देते हैं कि आप परचेस कर सकें अपने जो है केमिकल पील। उससे पहले आप नहीं कर सकते अगर आपने उसको क्लियर नहीं किया तो। ये एक उसके अंदर एस्थेटिशियन के अंदर या एस्थेटिक के अंदर ये जो है ना एक उनका ये जरूरी होता है करना, क्योंकि इससे आपकी स्किन भी बर्न हो सकती है अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है आपके पास तो। इसके अलावा डर्मा प्लेनिंग है। डर्मा प्लेनिंग जो है वो यूजुअली हमारे जो छोटे छोटे फज हेयर होते हैं, बाल होते हैं छोटे छोटे हमारे, उसको भी हटाता है, उसको क्लीन करता है, और इसके अलावा आपकी डेड स्किन को साफ करता है। आपकी स्किन जो होती है वो क्लियर हो जाती है इससे। नैनो टेक्नोलॉजी जो है ये भी एक स्किन की ट्रीटमेंट है। मेच्योर स्किन के लिए ज्यादा बेहतरीन है, ये बेस्ट है। जो मेच्योर स्किन होती है, जिनकी स्किन रिंकल की तरफ जा रही होती है, उसको ट्रीट करता है नैनो टेक्नोलॉजी जो है। और उसके बाद और भी कई काफी सारी खैर हैं, लेकिन लेजर जो है वो तो आप सबको पता ही है कि लेजर जो है वो हेयर रिमूवल के लिए मैं यूज कर रही हूँ। तो ये सब स्किन टाइप, जितने भी स्किन टाइप है उन सब के लिए बेस्ट है लेजर जो है। तो इसमें किसी भी ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हो। तो इसी तरह ये सब माइक्रो नीडलिंग, डर्मापेन, इन सब की जो है मैंने वो बेनिफिट्स वगैरह इसके अंदर दिए हुए हैं। ये स्किन को कैसे रिज्यूनेट करता है, रिड्यूस करता है रिंकल्स की अपीयरेंस को, स्किन की इम्प्योरिटीज को, पिगमेंटेशन मार्क्स को, अनइवन स्किन टोन को,
और स्किन को ये फर्म भी करता है, माइक्रो नीडलिंग जो होती है। इसमें नीडल्स यूज होती है माइक्रो नीडल में। इसके अलावा डर्माब्रेजन जो है ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन की डेड स्किन को साफ करता है। आपके जो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको जो आपके छोटे छोटे नजर आते हैं आपके स्किन पे, उसको भी ये क्लियर सही करता है, उसकी कम करता है उसके अपीयरेंस को। आपकी जो अनइवन स्किन है उसको भी ठीक करता है। यानी बेसिकली सारे जितने भी ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे स्किन के, उनको ये सारी ट्रीटमेंट जो है उनको ठीक करती है। इसी तरह ये ग्रीन पील है। ग्रीन पील मैंने आपको जैसे बताया ये ऑर्गेनिक पील है, जर्मनी का बना हुआ है, और ये भी आपके स्किन के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, रिंकल्स है, पिगमेंटेशन है, ब्राउन स्पॉट्स हैं, आपके स्किन की एक्नी है, एक्नी के स्कार्स हैं, उसको क्लियर करता है। इसके अलावा फिर केमिकल पील जो मैंने आपको बताया, ये सारा स्टेप बाय स्टेप मैं क्लाइंट के साथ पूरा डिस्कस करती हूँ। उसके बाद उनको बताती हूँ कि आपके लिए कौन सा केमिकल पील जो है वो बेस्ट रहेगा आपकी स्किन के लिए, और कौन सा आप जो है करेंगी तो आपको उसके फायदे मिलेंगे, उसके बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। और डर्मा प्लेनिंग जो है ये बेसिकली ये टूल होता है, ये जो इस पिक्चर में नजर आ रहा है यहाँ पे, ये एक टूल होता है जिससे आपकी स्किन की जो अपर लेवल का जो डेड स्किन होती है उसको ये स्क्रैप आउट कर देता है, और आपकी स्किन बिल्कुल साफ हो जाती है उससे, और एक नई स्किन नीचे से निकल आती है। तो इसके ऊपर फिर हम क्लेंजिंग करते हैं, क्लेंजिंग के बाद एक्सफोलिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम इस टूल को यूज करते हैं स्किन पे, और उस टूल के यूज करने के बाद फिर हम आपको मास्क लगाते हैं, मास्क के बाद फिर आपको सीरम्स और मॉइस्चराइजर लगाते हैं इसमें। तो इसकी स्किन बेसिकली आपकी जो ग्लो स्किन होती है ना वो निकल आती है इसमें। और इसके बाद ये हाइड्रा फेशियल है। हाइड्रा फेशियल जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रा से पता चल जाता है कि ये जो बहुत डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, जो ड्राई स्किन होती है, उसको हाइड्रेट करता है। ये आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है, फ्रेश हो जाती है, एक नई स्किन आपकी जो है उससे निकल आती है। बाकी लेजर है, हेयर रेजर जो है, इसके अंदर मैंने आपको इसके अंदर काफी प्राइसेस भी दी हुई हैं, काफी इसके अंदर कंसेशन भी हैं काफी ट्रीटमेंट्स के हिसाब से। और इसके अंदर ये तब जितने भी स्किन टाइप होते हैं हमारे 1 से लेकर 6 स्किन टाइप, उन सब के लिए बेस्ट है। और बस ये मेरा जो है काम है, ये मैं कर रही हूँ। और बाकी आप मुझसे, ये नंबर है मेरा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है एनआर स्किन केयर क्लिनिक के नाम से। आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके मेरी सब जो काम है वो भी देख सकते हो, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। और मैं रिसेंटली अभी बहुत जल्दी अपना जो है वो घर से बाहर अपना जो है बिजनेस लेके जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला देखें वहाँ क्या होता है। बस दैट्स इट। तो ये है जी मेरी स्किन के बारे में। जी थैंक यू सो मच नुशाबा। आप अपनी शेयर स्क्रीन बंद कर सकती हैं। जी बहुत बहुत दुआएं आपके लिए। आप अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रही हैं, तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमारे सौविब मैगजीन में आपकी जरूर फोटो आनी चाहिए, आपका एड आनी चाहिए, ये तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। दिया हुआ मैंने, अच्छा गुल के पास सब इंफॉर्मेशन है, मैंने दिया हुआ है अपना। चलो तो बढ़िया। अब देखें, बाकी आप लोगों के ऊपर अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मुझे जो है ना बिल्कुल बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे, हम आपके साथ हैं बिल्कुल नुशाबा। तो ये तो नुशाबा ने आज अपना बताया हमें। आपका नए बिजनेस के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआएं हमारी। तो अब हम सीरियस टॉपिक पे चलते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है नुशाबा से ही है। प्लीज शेयर विद अस अबाउट योर जर्नी एज अ साउथ एशियन बिजनेस वुमन इन कनाडा। जी नुशाबा। my journey was very hard. Just one second नुशाबा। क्योंकि हमारे पास इसमें लिमिटेड टाइम होता है, तो हमारा जो है कि आप जो है 5 to 7 मिनट्स में अपना जो है आंसर हमें उसमें खत्म कर दीजिएगा, ताकि हम अगर क्वेश्चन आंसर भी किसी का हो तो फिर उसको ले सकते हैं, नहीं तो फिर वो टाइम बात करने में ज्यादा जाएगा, नहीं तो डिस्कशन नहीं हो पाएगी। जी नुशाबा सॉरी। जर्नी मेरी बहुत ज्यादा हार्ड थी शुरू में, जैसे सभी बिजनेसेस में होती है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ।
ये नहीं था कि मैंने बस पढ़ा तो बस मैंने ख्वाब होते हैं हर बंदे के चलो जी आज मैंने पढ़ाई कर ली, डिप्लोमा ले लिया, चलो जी अब मैं काम शुरू, और ये हो गया वो हो गया, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ जैसे अक्सर बिजनेसेस में होता है। मुझे पहले तो ये समझ नहीं थी आ रही कि मेरे पास कितना लिमिटेड मेरे पास बजट है। मैं अपना घर में शुरू करूं, बाहर शुरू करती हूँ तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। तो फिर फाइनली मुझे ये घर में शुरू करना पड़ा। लेकिन घर शुरू करने से मुझे काफी सारे प्रॉब्लम्स ये हुए कि मुझे अपनी क्लाइंटन बनानी थी, कि मेरे क्लाइंट्स बने, कैसे बने। तो मुझे फिर उसके लिए सोशल मीडिया को यूज करना पड़ा। सोशल मीडिया पे मैंने पैसे भी काफी लगाए, क्योंकि जब तक आप उसके ऊपर पैसे ना लगाओ वो आपके एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। और ग्रुप्स जो थे उसमें काफी सारे ग्रुप्स के साथ मैंने बात की, तो वो भी पैसे मांगते थे। वो कहते थे आप हमें इतने पैसे देंगे तो हम आपको एडवर्टाइज करेंगे। तो काफी इसमें मुझे पैसा खर्च करना पड़ा। लेकिन उससे फाइनली ये हुआ कि मेरे पास क्लाइंट्स जो हैं वो आने शुरू हुए। और जब क्लाइंट्स आने शुरू हुए तो फिर वो एक के बाद दूसरा बताता था, दूसरा तीसरे को बताता था, तो इस तरह होता रहा। लेकिन बीच में मेरा शुरू में कोई मेरा ख्याल है 6 महीने मुझे लगे हैं स्ट्रगल में। उसके बाद मेरा काम चल पड़ा, बहुत अच्छा काम चल पड़ा। मैं घर को भी देख रही थी, बच्चों को भी देख रही थी, और अपना काम भी कर रही थी। बस ये कोविड आया, कोविड ने सारा काम खराब किया। काफी काम मेरा खराब हुआ। लेकिन उसमें फिर ये हुआ कि कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए कोविड में भी, क्योंकि वो काफी तंग आ गए थे घरों में और उनको ट्रीटमेंट चाहिए थी। तो फिर मुझे काफी रिस्क लेना पड़ा इसमें भी, क्योंकि काफी लोग जो थे वो छुप छुपा के भी काम कर रहे थे। सलोन में भी जो है ना अपना दरवाजे बंद किए हुए थे, लेकिन वो दूसरे दरवाजे से क्लाइंट्स को लेके आ रहे थे। तो मुझे सब लोग यही कह रहे थे कि सब काम कर रहे हैं तो आप भी करो। खैर फाइनली मुझे लोगों को लेना पड़ा, ये करना पड़ा, क्योंकि काफी जो है डिमांड थी लोगों की कि हमें हमारी ट्रीटमेंट्स रुक रही हैं, हमारी ट्रीटमेंट्स पूरी नहीं हो रही, तो हमें ले। तो बस वो थोड़ा सा एक गैप पड़ा बीच में, लेकिन बाकी शुक्र है कि वो काम अच्छा हो गया, अच्छा काम चल रहा है। तो थोड़ी सी होती है घर से काम करने में, आपके वो क्लाइंट्स नहीं बनते जो आपके बाहर बनते हैं। तो बस ये होता है। तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है, बाकी चल रहा है। तो जो है मुझे कोई ऐसा इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुआ जितने प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़े मुझे। लेकिन करना पड़ा, उसके लिए मुझे काफी जो है अपने आप को एडवर्टाइज करना पड़ा यहाँ वहाँ। पैसा उसमें काफी खर्च होता है, काफी आपको जो एनर्जी आपकी जो होती है वो खर्च होती है उसमें। तो ये चीज है। तो चलें, कोई नहीं, ये भी एक स्टेप होता है आपका एक्सपीरियंस करने का। तो ये मैंने किया और कर रही हूँ अभी तक। Thank you, Nishaba. Thank you so much. Ji Prabha ji, please share with us about your journey. Yeah, thank you very much. पहले तो आपको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के पास आने का हमें सौभाग्य मिला। एंड वेरी वेरी थैंक्स टू दिस मॉल्टन वुमेन्स काउंसिल, इसने हमें मौका दिया कि अपने आप को हम प्रेजेंट कर सकें। यस, जैसे मेरे बारे में आपने इतना कुछ बता दिया, मेरे को बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि आप लोगों ने इतना कुछ बता दिया, मुझे लग रहा है इतनी लायक तो मैं हूँ भी नहीं जितनी आपने मेरी तारीफ कर दी। हाँ, रियली मैं 40 साल से बेशक एजुकेशन में हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी मेरी हॉबी है जी। तो मैं 26 साल से एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ। और वहां पर इंडिया में जब मैं काम करती थी तो उसका मैं पेमेंट नहीं लेती थी, क्योंकि आई वॉज एजुकेटर एक्चुअली। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा एक हॉबी था कि लोग बागों की परेशानियां दूर कर सकूं। बहुत छोटेपन से मेरे अंदर ये था कि मैं दूसरों की हेल्प करूं। तो अब यह है कि अगर हमने किसी को कुछ बताया और वो हमें पेमेंट ना दे तो उसका फायदा भी नहीं होता। तो एक गुल्लक बना रखी थी, उसमें पैसे डाल देते थे वो लोग। मैं किसी जरूरतमंद की शादी, गरीबों की शादी वादी या कुछ हो, उसमें मैं इस्तेमाल कर देती थी इसको। तो 26 साल से मेरा ये चल रहा है। लेकिन जब मैं इंडिया में आई 2014 से, तब तो मुझे लगा कि मुझे तो पॉकेट मनी की जरूरत है, तो यहाँ पे मैंने पेमेंट लेना शुरू कर दिया। अब प्रॉपर मैंने अपना ये बिजनेस शुरू कर दिया, यहाँ पर घर से ही करती हूँ। पहले मैंने शुरू करा था यहाँ पर अपनी इंग्लिश लर्निंग क्लासेस थी, लिंक क्लासेस थी, वहां पर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। वहां पर जुब्दा भी थी, हमारे साथ जुब्दा बैठी है। तो वहां पर एक के बाद एक मेरे को क्लाइंट्स मिलते थे। जैसे जुब्दा जी हैं,
वो सबसे पहले आए, उन्होंने मुझे काफी लोगों को भेजा मेरे पास, और मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते रहे वो एक को लेकर दूसरे को लेकर ऐसे ही आते रहे, मेरी चेन बनती चलेगी, नेटवर्क। दिक्कत मुझे बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि जो भी मेरे से आता था बात करने के लिए, तो मेरा मन तो यही होता था ना कि मैं उसकी सेवा करूं, तो वो भाव ये रहता था। उसकी वजह से उन लोग इतने सेटिस्फाइड हो जाते थे, उनको अच्छा लगता था। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। अब यहाँ पे कनाडा में काफी जगह मेरा भी हो चुका है, ब्रैम्पटन में भी, मिसिसागा, मॉल्टन में भी है, यूएसए में न्यू जर्सी में भी है, न्यूयॉर्क में भी है। मेरा भाई भी है वहाँ पे डॉक्टर, उसके थ्रू भी मेरे को काफी वो आते हैं। फिर भारत में है, दिल्ली में, मेरठ में मेरा ऑफिस है, जहाँ मेरा दिल्ली और मेरठ के पास कॉलेज है, वहाँ मेरा ऑफिस है। दिल्ली में उत्तम नगर में ऑफिस है, और लखनऊ में मेरा ये है, कौन सी जगह है ये, इसका नाम भूल रही हूँ। चलिए, लखनऊ में भी ऑफिस, अभी नाम आएगा याद तो मैं आपको बता दूंगी। वहां पर मैंने एक ऑफिस मेंटेन करा है, लेकिन अभी फिलहाल उसको ओपन ही करा है, फिलहाल मैं उसको शुरू नहीं कर सकी हूँ। बाकी ये क्लाइंट्स मेरे पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, फिर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, दुबई से भी है। और ये सारी के सारे जो क्लाइंट्स है वो एक के बाद एक ऐसे मिलते चले गए, मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ी। जुबदा ने मुझे काफी क्लाइंट्स दिलवाए हैं, वो आप उनसे पूछ सकती हैं, बहुत सारा उसने मुझे हेल्प करी है, चेन बनती चली गई, और जो मेरे से जुड़े वो मेरे से जुड़े ही रहे, मेरे को छोड़ के नहीं गए। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा पॉइंट था। अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर बताऊं, तो ये एक जब हम पैदा होते हैं, इस सृष्टि में पैदा होते हैं, तो सन हमारा एक बहुत ही पावरफुल, एक कह सकते हैं एक पावर है सन जो है वो, उसके इर्द गिर्द हमारी पृथ्वी घूमती है, उसके सन के इर्द गिर्द हमारी पृथ्वी घूमती है। और हमारा जो ये है, हमारा सन कम से कम 16 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। उसमें हमारा जो वो एक जो अर्थ की शेप है वो गोल नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है, मतलब उसकी अगर हम शाखाएं करें तो वो 360 का नहीं देगा, 365/1/2 देता है। 365/1/2 ईयर्स जो है 365.5 डे होते हैं। अगर वो पूरा गोल होता तो 360 में वो एक राउंड पूरा कर लेता। जैसे एक गोल है, इसमें एक्सिस में सूरज के आगे चक्कर लगा रहे हैं, तो जहां से ए से चला, अगर वो ए से चला, धरती ने राउंड लेना शुरू करा ए से, तो वो घूमकर ए पे नहीं आएगी, कभी तो वो पीछे वाई पे छुट जाएगी, कभी वो आगे निकल जाएगी, कभी वो इस तरीके से वो इक्वली डिवाइड नहीं होने पाता। तो जो भी हमारा जब सूरज घूमता है तो उसकी वजह से जब डिवाइडेशन किया तो हर महीने को 12 सूत्रों में बांट दिया गया, 12 महीनों में बांट दिया गया। तो आपको दिख रहा है, तो 12 महीनों की इस तरह से राशि तैयार हो जाती है। 12 महीने जो होते हैं उसके हिसाब से राशि तैयार हो जाती है। लेकिन ये बराबर अगर हम 360 का पूरा लेते, गोल धारा होता, तो ये डिग्री जो होती है वो 30% ही आती, लेकिन वो ऐसा है नहीं। कहीं पे वो 24 डिग्री की पावर है, कहीं पे जैसे बुध है उसकी 30 पावर है, किसी की 24 पावर है, किसी की 48 पावर है। कहने का मतलब ये है कि इसको समझने के लिए एक समझदार दिमाग होना चाहिए। अब ये जो है एक चार्ट है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखता है हमें थर्मामीटर में बुखार कितना है, हमें ब्लड प्रेशर कितना है, हमें ये कितना है, हमें वो कितना है, इस तरीके से हम चार्ट बना लेते हैं 12 शाखाओं में। तो पहले खाने में जैसे हो गया तो वो वहां पे आ गई आपकी एक्यूरेस, मतलब 12 राशियां आ जाती हैं। ये है आपकी एरियस हो गई पहली में, दूसरी में आपकी टोरस हो गई, फिर उसके बाद जेमिनी हो गई, फिर कैंसर हो गई, फिर लियो हो गई, फिर आपकी विर्गो हो गई, फिर लिब्रा हो गई, फिर उसके बाद आपकी स्कॉर्पियन हो गई, उसके बाद आपकी हो गई ये सेजिटेरियस, फिर कैप्रिकॉर्न, फिर एक्वेरियस, बाद में सबसे बाद में जो 12वीं है वो स्पाइसिस हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग आजकल क्या करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे अपने राशि जानने के लिए गूगल में चले जाते हैं,
गूगल में जाते हैं और इस तरीके से क्या करते हैं, जैसे ये है आपकी राशि, ये राशियां होती है, राशियों में लिखा होता है कि इसकी ये गुण है, इसके ये गुण है, इसके ये गुण है, इसके ये गुण है, और वो मान लेती है हमारी ये राशि है और हमारे ये गुण है और हमारे ये गुण है। इसमें हमको पता नहीं लग सकता सही क्या है और सही गलत क्या है। वजह क्या है, सपोज करो मैं पैदा हुई 19 सितंबर को, ठीक है, तो 19 सितंबर के हिसाब से इसमें राशि आ रही है कि आप जो हो वीरगो हो, ठीक है, कन्या राशि पर। मैं तो हूँ कैप्रिकॉर्न। क्यों कैप्रिकॉर्न क्यों हूँ? क्योंकि ये तो बच्चे देख लेते हैं कि ये वीरगो 23 अगस्त टू 23 सितंबर इज इक्वल टू वीरगो। हम तो वीरगो है, पर नो, आई एम कैप्रिकॉर्न। बट व्हाई इट हैज सो? बिकॉज 1953 में जब मैं पैदा हुई थी, उस समय ये जो राशि 19 सितंबर आई थी, मैं तो दशहरे के बाद पैदा हुई थी, दशहरा होने के बाद पैदा हुई थी। 19 सितंबर दशहरे के बाद आया था। जी उस्मा, सॉरी प्रभा जी, जी जी, उस्मा। तो प्रभा जी आप ये कह रही हैं कि 19 दिसंबर को जो पैदा हुआ वो कैप्रिकॉर्न है, नहीं, वर्गो नहीं है? नहीं, वो वर्गो है, वो वर्गो है। 19 सितंबर में जो इसमें लिखा होता है वो वर्गो है, लेकिन उस समय जो 19 सितंबर 1953 में आया था वो कैप्रिकॉर्न था, क्योंकि मैं तो दशहरा होने के बाद पैदा हुई थी। देखिए, जो दशहरा है उसके मंथ्स तो और हैं, उसके सितंबर वाले मंथ्स नहीं है, राइट? मैं थोड़ी सी कंफ्यूज इसलिए हो रही हूँ कि मैंने लिंडा गुडमैन को बहुत पढ़ा ज़ोडिक साइंस के लिए। मैं जब कॉलेज में थी तो बड़ा ट्रेंड होता था, क्योंकि वो सबके ज़हन में होता था शादी करनी है तो अच्छा ये वाला स्टार ना उसके साथ, नौशाबा याद है वो दौर? ये सबको याद है कि ये उसके साथ। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ यहाँ कि 19 सितंबर प्योर वर्गो, प्योर बॉर्न टीचर, ये वो आप कैप्रिकॉर्न का कर रही हैं, तो मेरे ना वो थोड़े तार इधर की उधर होने शुरू हो गए, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल बातें हैं। हाँ। मेरा ये ख्याल था कि अभी इंट्रोडक्शन है तो आप अपने मुतालिक, अपने बिजनेस के मुतालिक ये थोड़ा सा जी प्रभा जी डिटेल में जा रहा है। जी एस्ट्रोलॉजी की डिटेल्स में जा रहा है, तो वो हमारा एक्चुअली अभी उस हवाले से हम नहीं बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ हमने आपकी जर्नी सुननी है ना। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए तो आपके पास बात करने के लिए हम आ सकते हैं, या कभी पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन हमारा जो मोटिव था कि आपकी जर्नी कैसी रही, आप एजुकेशनिस्ट थी, उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजर कैसे बनी, वो जर्नी जो थी ना, वो बात हमारी इस टाइम पे ज्यादा रेलेवेंट लग रही थी हमें। थोड़ा सा डिटेल में चला गया, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी वाला जो टॉपिक है ना, ये डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, वो तो टॉपिक ही अलग, हम किसी टाइम इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रही थी उन बच्चों के लिए, उन यंग लोगों के लिए, कि ऐसा ना करें। जो आपको पत्री बनवानी है वो अच्छे से होना चाहिए, किसी अच्छे समझदार के पास जाके, नहीं तो हम मिसगाइड हो जाएंगे। बस ये बताना चाह रही थी। जी, मेरा एक यही मकसद था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। जी, थैंक यू सो मच प्रभा जी। ये सिर्फ यंग बच्चों के लिए है जिन्होंने पत्री बनवानी? क्या पता किसी और का भी दिल चाहे। मैया आजकल सारे बच्चे गूगल मैया के पास चले जाते हैं। नहीं प्रभा जी, उस्मा के पूछने का मतलब है कि किसी का भी मन कर सकते हैं ना पत्री बनवा के, गुण मिलाने हो तो कोई भी पत्री बनवा सकता है। हाँ, कोई भी पत्री बनवा सकता है, लेकिन यह है कि एकदम से कच्चा काम करेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। जी कि भाई क्या है क्या नहीं। जैसे मैंने आज ही बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगी, आपके लिए काम करके आई हूँ, बहुत बढ़िया। कि आपको जैसे सपोज कीजिए कि मूल्यांकन भी होते हैं ना, नंबर जैसे होते हैं, जैसे 1 नंबर हुआ, जैसे 3 नंबर हुआ, 12 नंबर जो होता है वो 3 बन सकता है, 1 + 2 वो 3 बन सकता है जी। जो 15 नंबर है 1 + 5 6 बन सकता है जी। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रील लेकर आई हूँ तैयार करके, कि अंकों के हिसाब से आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आप कैसे जी। इसमें मैंने मदद करी। जैसे 1 अंक है आपके पास, काफी जो 1 नंबर आपके पास वो 10 नंबर भी हो सकता है, 19 नंबर भी हो सकता है जी। हाँ, आपके पास काफी स्रोत आ सकते हैं जिसके जरिए आप अपनी उन्नति कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच प्रभा जी। अब हम अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ जरूर जी उस्मा। मेरा एक क्वेश्चन तो प्रभा जी से है और उसके बाद नुशाबा की तरफ मैं आती हूँ। नुशाबा के लिए तो काफी क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे कर लिए। जी तो प्रभा जी, आजकल जिस तरह पता नहीं ये रेलिवेंट है कि नहीं, मुहूर्त निकाला जाता है। अब होता ये है कि यहाँ शादी हॉल पहले बुक होते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने अभी रिसेंटली मुझसे ये डिस्कस किया, कहती है कि हमें शादी करनी थी 3 to 6 o'clock और हॉल या मॉर्निंग का अवेलेबल था या इवनिंग का। तो मैंने आज से पहले, मुझे इस चीज का नहीं पता था, मेरी कल ही उनसे बात हुई। दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। तो मेरे ख्याल में फिर आप लोग पहले बताते होंगे कि वेल एडवांस बताते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है कि किस समय का मुहूर्त निकल रहा है उस समय आप करिए, लेकिन आज के जीवन में ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। बिकॉज आपने ये देखा ना कि कनाडा जैसी जगह में तो सैटरडे और संडेज में ही काम करना चाहते हैं, उसमें मुहूर्त कैसे मिल सकते हैं? आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से काम करता है। बाकी ये पुरानी जो ओल्ड पीपल हैं, अपने ढंग से जो करना चाहते हैं, उनके लिए मुहूर्त बहुत मायने रखते हैं। मुहूर्त निकल जाता है तो उतनी वो सुविधाजनक, इतनी सुरक्षा वाली नहीं होती। बाकी जो मानते ही नहीं है उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। फिर उनके लिए तो ये लगता है कि उनको अगर गिर गए तो भैया चोट लग जानी थी। लेकिन हम लोग जो होते हैं प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन करने का मतलब है हम बताते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। ये समय आपके लिए, देखिए सबसे बड़ा जो हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का फायदा है वो सिर्फ यही है, जैसे आदमी के पास खराब समय आया, वो नेगेटिविटी में चला जाता है, नेगेटिव हो जाता है, मेरी जिंदगी खराब, मेरा सब कुछ खराब, मेरा कुछ नहीं हो सकता। उसको हम लोग बताते हैं तुम्हारा समय तो खराब है, बस यहाँ से यहाँ तक है, थोड़ी और मेहनत कर लो, इतना सा और अंधेरा चल लो, उसके बाद उजाला आपके लिए खड़ा है। तो उससे क्या होता है, वो नेगेटिविटी में नहीं जाता, वो बच जाता है, गिरने से बच जाता है। बाकी ये वाली बात है कि समय जो खराब आया है आएगा, बिकॉज अच्छा और खराब तो हमेशा आएगा। कपड़े भी ऐसे ही बुने जाते हैं ना, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके बुनते हैं ना, कपड़े तो बुनते हैं ऐसे। लेकिन हमारा जो स्टडी है वो सिर्फ उनको ये बता देता है आप घबराइए मत और थोड़ी और सब्र कर लीजिए, अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। और, जी जी, जैसे ठीक है, हिंदू मैथोलॉजी में तो हम वहां पे तो मोस्टली लोग मुहूर्त निकलवा के करते हैं, गुण भी पत्री से पत्री मिलाते हैं, गुण मिलते हैं, सारा कुछ होता है। तो लेकिन जैसे सिखिज्म में तो वो तो कहते हैं कि सैटरडे संडे, कौन सा सैटरडे संडे अवेलेबल है, तो हम लोग उस दिन जाके, या कोई गुरुपुरब आ गया तो गुरुपुरब वाले दिन जाके बच्चों की शादी कर दे, या कोई रिंग सेरेमनी करनी है तब कर दे। तो ये मतलब अब वही जो एस्ट्रोलॉजी है वो सिखिज्म में मतलब काम क्यों नहीं आ रही? वो बताइए, उसकी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। जो सिख है, सिख का मतलब होता है सीख देने वाले, वो गुरु। जब गुरु के पास पहुंच गए फिर तो कुछ रहता ही नहीं। आत्मा परमात्मा में मिल गई तो क्या तो जन्म और क्या तो मृत्यु, और क्या तो सगन और क्या तो नहीं सगन, क्या तो अच्छा समय क्या तो बुरा समय। जो गुरु के पास पहुंच गया, जो गुरु के चरणों में पहुंच, सिख का मतलब होता है सीख जी। जिनके पास सीख आ गई वो तो कई पर पत्थर भी नहीं पहनते हैं। मैंने देखिए पत्थर इसलिए पहन रखे क्योंकि मैं काम करती हूँ उसका। इसलिए कि कोई मेरे को कह रहा है कोई ये आप, मैं किसी को बता रही हूँ आपके लिए ये पत्थर फायदेमंद है, तो कलर भी पता लग जाए। अगर वो दुकान पे खरीदने के लिए जा रहा है तो उसको पता लग जाए कि मिसेस मेहरा ने तो जो पत्थर बताया था वो नीला था, लगता है मेरे से कुछ गलत हो रहा है, ही विल रिंग मी बैक। वो बोलेगा कि मैडम आप, मेरा कौन सा पत्थर था, मुझे लगता है मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, फिर मैं उसको बता दूंगी। इसलिए मैं पहनती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जी जी उस्मा, आपने नुशाबा से बात करनी थी। जी नुशाबा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जितनी आपने सर्विसेज बताई, ज्यादातर मैंने देखा है इसमें आपने ग्लो की बात की, वाइटनिंग की बात की, खूबसूरती की बात की। हमारे फॉर सम रीजन फेयर कलर को हमारे यहाँ खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। ये बहस अलग कि किस, तो क्या जो मर्द हैं
वो भी इसी तरह करते हैं, फेशियल कराना चाहते हैं, वो भी खूबसूरत बनना चाहते हैं। कुछ पता है आपको क्या रेशो है मर्दों का और औरतों का? आपके पास मेल क्लाइंट्स भी आते हैं कि जस्ट फीमेल को आप करते हैं? नहीं, मेरे पास कॉल्स काफी आती हैं मेल की, लेकिन मैं मेल लेती नहीं क्योंकि मैं घर पे करती हूँ। तो घर पे भी मुझे जो है ना रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि कभी अकेली भी होती हूँ मैं, तो ये एक रिस्क भी है, किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते आप। और वैसे भी एज मुस्लिम के उसमें कुछ लोग करते हैं, मैं नहीं करती, मुझे ये मेरा नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है कि मैं मर्द के साथ करूं। लेकिन ज्यादातर जो लड़के हैं, यंग बॉयज हैं, वो मुझे जो कॉल करते हैं वो एक्ने के बारे में करते हैं, उनका एक्ने का प्रॉब्लम ज्यादा है। दूसरा लेजर के बारे में करते हैं। लेजर जो है उन्होंने चेस्ट के बाल हटाने होते हैं, बैक के करने होते हैं। अक्सर मर्दों के चेस्ट बैक पे बहुत बाल होते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो उनके निकल जाएं, खत्म हो जाएं, तो उसके लिए करते हैं। एक्नी जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है मेल के अंदर, तो एक्नी के बारे में काफी परेशान होते हैं, तो करते हैं ये लोग, जरूर करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था ना आपका कि वो हर एक बंदा वाइटनिंग करता है, तो ये एक हमारा एक नेचर है हमारे अंदर, ये हम लोग करते ही हैं। हालांकि खूबसूरती जो सामनेपन में खूबसूरती है, वो वाइटनिंग उसमें नहीं है खूबसूरती। लेकिन मेरे पास भी जितनी भी लेडीज आती है ना, वो ज्यादातर जो एशियन लेडीज हैं वो कहती यही है कि हमें जो है ना वाइट कर दो, हमें गोरा कर दो, हमें गोरा हो। और गोरा भी क्या करना, 2 दिन के अंदर कर दो। ये नहीं है कि उनको जो टाइम लगता है। आपने जो इतना टाइम लगाया, इतना जो आपने अपने स्किन को खराब किया, जो इतनी आपने पिगमेंटेशन अपने इतने अरसे की जो आपने खराब की है, वो 2 दिन में तो मैं नहीं सही कर सकती आपके लिए। तो वो उनको समझाना जो है ना बहुत मुश्किल है, वो समझ नहीं आती। हमारी विद्या हमेशा कहती हैं कि वो मैगी नूडल्स की रेसिपी ना, तो वो कहती है मैगी नूडल्स से झटपट हम गोरा बन जाए, आपकी वो क्या है बीबी ग्लो ट्रीटमेंट करवा लें। ग्लो ट्रीटमेंट। थैंक यू फॉर शेयरिंग निशाबा। वैसे कहते हैं कि सांवला रंग जो होता है वो भगवान की देन है। जो हमारा सांवला रंग होता है उससे हमें कैंसर नहीं होता। पता नहीं क्यों, तो मुझे तो साइंस का मुझे पता नहीं है, कोई चीज होती है जिसकी वजह से हम सांवले होते हैं। हमारे जो साउथ जो होते हैं, साउथ एशियन लोग होते हैं, उनको कैंसर कम होते हैं। मेलेनिन होता है, ये मेलेनिन होता है जो हर इंसान के अंदर मेलेनिन होता है। उसकी जो क्वांटिटी मेलेनिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर क्वांटिटी होती है उसकी मेलेनिन की, जो ब्लड के अंदर जो स्किन को लाइटन, गोरा, सांवला, काला ये करता है। तो जितना मेलेनिन आपके अंदर डार्कर साइड पे होगा, उतना आप सन की रेस से जो है ना बच जाते हो। तो जितना वो व्हाइट की तरफ होगा, जो स्किन जिनकी गोरे स्किन होती है, जो यूरोपियन लड़कियां होती हैं, रशिया की होती हैं, उनकी स्किन का मेलानिन जो होता है वो बहुत लाइट होता है। तो उनको इसलिए होता है कि उनकी स्किन बहुत थिन होती है, बहुत बारीक होती है। तो जब वो सन के जो उनके ऊपर इफेक्ट करता है तो वो जल्दी करता है, जिससे उनको स्किन का कैंसर जल्दी हो सकता है। तो ये मेलानिन की वजह से होता है। जी, भाग्यवान है हम लोग। अच्छा, मैं पूछना चाहती थी कि उम्र के साथ झुर्रियां आ जाती है, तो वो फेशियल से कम होती है कि कैसे करे तो वो कम होती है? स्किन ऐसे लूज हो जाती है टाइट करने के लिए? ये तो आपको हमेशा उनके पास जाना पड़ेगा, नुशाबा के पास। फेशियल से फर्क पड़ता है ना? अच्छा, जो स्किन का जो झुर्रियां होती है ना, ये आपकी 28-25 साल के बाद आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है, 25 साल की एज के बाद आपकी झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत लाइट होती हैं, वो आपको वैसे नजर नहीं आती। लेकिन जब कोई अगर आपकी स्किन को एनालिसिस करे, उसके अंदर आपका जो हम लोगों के पास जो टूल्स होते हैं, तो हम लोग पकड़ लेते हैं उसकी जो रिंकल्स होते हैं। 25 के बाद जो है ना अपनी स्किन को टेक केयर करना शुरू कर दें। आप चाहे बेहतरीन अच्छा मॉइस्चराइजर करें, सन क्रीम बेस्ट है अपनी स्किन के लिए। सन क्रीम अच्छे वाला मेडिकल ग्रेड, मैं हमेशा कहती हूँ, हर क्लाइंट को कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, आप भले कुछ भी ना खरीदें, सन क्रीम जरूर खरीदें। क्योंकि जो सन क्रीम है ना वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन को झुर्रियों से भी प्रोटेक्ट करता है, आपकी छाइयों से भी प्रोटेक्ट करता है, आपको जो स्किन के से आपको जो प्रॉब्लम सन से होती है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। तो सन क्रीम जरूर यूज करें। दूसरा, अपनी स्किन को रूटीन बनाएं। ये नहीं है कि आप जब बुरे लगने शुरू हो जाओ
और बड़े बड़े लगने शुरू हो जाओ, तो तब आपको चलो जो अब मैं जाऊं जाके ट्रीटमेंट करूं। अपना ट्रीटमेंट करें शुरू से। जैसे ही आप उस एज में जाते हैं 30s में, 30 अर्ली 30 प्लस में, अपने स्किन को केयर करनी शुरू कर दें। उसके लिए आप अच्छे सीरम्स लें, अच्छे मॉइस्चराइजर्स लें, सन क्रीम लगाएं, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक अपना ट्रीटमेंट जाके लें। और उसके बाद अगर आपकी स्किन बहुत मैच्योर हो गई है, फॉर एग्जांपल आप 50 प्लस में चले गए हैं, 60 में चले गए हैं और आपकी स्किन अब नहीं ठीक हो सकती, तो फिर आपने क्या करना है कि उसके कई प्रोसीजर हैं। उसका थ्रेड लिफ्ट आजकल आ गया है, वो आपके धागा डालते हैं आपके स्किन के अंदर, आपको पता भी नहीं चलता, आपकी स्किन नम होती है, आपके स्किन में थ्रेड डालते हैं, धागा डालते हैं, उसको खींचते हैं और उसको खींच के आपके पीछे बालों में इधर छुपा देते हैं, आपकी स्किन बिल्कुल लिफ्ट हो जाती है। ठीक है, वो बहुत 1 घंटे का प्रोसीजर है, फौरन हो जाता है। अगर आपने वो नहीं करवाना तो फिर आप बोटॉक्स करवाएं और फिलर्स करवाएं। वो हर 6 महीने के बाद आपको दोबारा करवाना है, 4 से 6 महीने का गैप होता है उसमें, और वो आपने जो है वो हर 4 से 6 महीने के बाद आपने वो करवाना है। वो इंस्टेंट आपका जो झुर्रियां हैं खत्म हो जाती हैं, और वो बस इलाज है, और दूसरा आपका फिर सर्जरी है। ये है, तो ये चीजें हैं। तो ये चीजें उस वक्त होती हैं जब आप बिल्कुल कोई रास्ता नहीं नजर आता कि अब हम कैसे अपने आप को ठीक करें, तो फिर आप इस तरफ जाते हो, सर्जरी की तरफ जाते हैं। जी उज़मा। नुशाबा, आपने अभी ये जो थ्रेड वाली बात की, दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। तो ये जो है, ये ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं कि कहीं जाके करवाना, किसी और जगह पे जाना पड़ता है? ये जहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स होगी ना वो करेगी। ओके, रजिस्टर्ड नर्स होगी यहाँ की, उसने लाइसेंस लिया होगा, वो करेगी, या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। जैसे शुरू में रिंटू जी ने कहा कि हमें तो थ्रेडिंग, वैक्सिंग, इस तरह की चीजों का पता है, राइट? तो ये भी थ्रेड है, ये और तरह का, ये टूटेगा तो नहीं ना? ये ना कि आधे रास्ते में टूट जाए। नहीं, ये आपको इंस्टेंट लिफ्ट दे देगा, आपके अंदर स्किन के अंदर वो डालेंगे, आपको इंस्टेंट लिफ्ट दे देगा। अगर आपने कि जाना है, फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान जाना है, मुझे जल्दी है वहां जाने के लिए, शादी है, मुझे बड़ा अच्छा लगना है वहां पे, तो मैं उनको कहूंगी या तो मुझे बोटॉक्स फिलर करूंगी, वो भी 1 हफ्ता पहले। बोटॉक्स फिलर जो होता है वो आपको 1 से 2 वीक पहले करवाना होता है, आपको फौरन उसका रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, अगर आपने कहीं भी जाना है, किसी बहुत अच्छे पार्टी पे जाना है, लेकिन जो थ्रेड है ये आपको फौरन इंस्टेंट लिफ्ट दे देता है। ये कितने अरसे तक रहते हैं? ये डिपेंड करता है, ये आपकी स्किन पे जितना अच्छा वो थ्रेड डालेंगे उतना आपका टाइम अच्छा लेगा। जैसे फिर तो ये है, तो इसलिए अगर किसी ने करवाना है तो आप लोग उसको सर्च करें, और सर्च करके आप जो है ना, ऐसा कोई सलोन हो, ऐसा कोई स्पा हो जहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स काम कर रही है या डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, तो आप उससे करवा सकते हैं। और निशाबा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। वो जो आपने अभी बात की है सन क्रीम वाली, मैंने कल रात ही अपनी बेटी से कहा कि यार ये हाथ मेरे थोड़े लग रहे हैं इन पे, बर्तन धो धो के ना, असर कुछ एज का ज्यादा हो गया। तो उसने मुझे कहा आप सन क्रीम लगाएं, और मैं मजाक समझी थी। तो अभी आपने वो बात की ना इनके साथ, हर्षा जी के साथ, मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है सोचना पड़ेगा। सन क्रीम जो है वो आपकी स्किन, आपकी फेस का, आपकी गर्दन, आपके ये हाथ, बाजू, ये सारे आपके कवर होने चाहिए सन क्रीम से। सन क्रीम के अंदर कई सन क्रीम है, बाजार में आप जाएं तो आप पागल हो जाएंगे मैं कौन सा सन क्रीम लूं। ठीक है, कई वैरायटीज हैं सन क्रीम की। सन क्रीम आपने लेना है सिर्फ डर्मा जो आपका हो मेडिकल ग्रेड का। मेडिकल ग्रेड का क्यों लेना है? क्योंकि उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो बाहर आपको मिलते हैं शॉपर्स पे और आप वॉलमार्ट में, वहां पे जो चीजें होती हैं उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है वो होती तो है, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। वो परसेंटेज आपको कवर नहीं करती आपके प्रॉब्लम्स को, आपके स्किन को। तो ये मसला है। क्या डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? हाँ जी, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। जो मैं यूज कर रही हूँ, जो मेडिकल ग्रेड का जो मैं यूज करती हूँ, वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं। तो मेरा जो सन क्रीम ऐसे जाता है जैसे जो है ना, बहुत जाता है। मुझे बहुत सबसे ज्यादा जो मेरी सेल होती है ना, वो मेरी सन क्रीम पे होती है। उसके अंदर दूसरा आप देखें, उसके अंदर जिंक है और टाइटेनियम है। जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम, ये 2 चीजें उसके अंदर चेक करें। आप जहां से भी लेके आए सन क्रीम, ये 2 चीजें जरूर चेक करें और देखें कि उसकी परसेंटेज कितनी है। उसकी परसेंटेज अगर 5 से 10% या 15% है
तो आप उसको, और 30+ आपका सन क्रीम है, तो वो सन क्रीम आपके लिए बेस्ट है, आप उसको यूज करें। उससे अगर कम है तो फिर आप बिल्कुल यूज ना करें, वो आपको फायदा नहीं देगा। जी मैं एक पूछना चाहती थी कि ये एक है सन स्क्रीन लोशन और आप कह रहे हो सन क्रीम, ये दोनों एक क्या जैसी हैं, सेम एक जैसी हैं, लेकिन आजकल ये काफी लोग ये कह रहे हैं, मैंने सुना है कि अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो उससे कैंसर हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी, तो ये सन क्रीम जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है कैंसर से। अगर आप नहीं लगाओगे फिर कैंसर हो सकता है आपको। अच्छा, ओके, सन तो में अगर जाते बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, अगर बीच में घूमने गए या कहीं भी घूमने जैसे गर्मी में जाते हैं, तो अगर जैसे बाजू ये खाली हैं तो उस पे उसको बच्चों को लगा देनी चाहिए, लगा देनी चाहिए। और आप देखें कि उसके अंदर सन वो वाटर प्रूफ है, अगर वाटर प्रूफ नहीं है तो फिर हर घंटे 2 घंटे के बाद उसको दोबारा रीअप्लाई करें, क्योंकि वो हट जाएगा, पसीने से हट जाएगा, पानी लगने से हट जाएगा। तो आप उसको हर 2 घंटे के बाद दोबारा से रीअप्लाई करें अपने स्किन के ऊपर। अच्छा, जिंक के सिवा और क्या कहा नुसबा ने? जिंक ऑक्साइड और टिटेनियम, ये 2 चीजें जरूर देखें। और दूसरा देखें 30+ होना चाहिए। और तीसरा ये देखें कि वो उसके अंदर जो है वाटर प्रूफ भी हो। और चौथा उसके अंदर देखें कि जो जिंक और टाइटेनियम है वो 10% से 15 से 20% तक होना चाहिए। अगर उसे कम है तो वो आपकी स्किन के ऊपर असर नहीं करेगा। ओके, थैंक यू सो मच नुशाबा, बहुत अच्छा आपने बताया। थैंक यू हर्षा आपका क्वेश्चन पूछने के लिए। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं सबसे पहले पूछूंगी प्रभा जी से, व्हाट वर द टॉप 3 challenges you experienced in your journey and what strategies help you to deal with them? ओके जी प्रभा जी। देखिए, सबसे पहला तो यही है कि जिस समय आप जिस लाइन में जाते हैं उस लाइन के लिए सबसे पहले तो यही होता है कि पहले हम गए क्यों, हमारी इच्छा क्या थी वहां जाने की, गए क्यों, किस लिए गए। मैं शुरू से बहुत छोटी सी थी, जब से मैं पामिस मैं हाथ देखा करती थी, बहुत छोटी हो गई हाथ देखा करती थी, कैसे आया मुझे खुद नहीं मालूम, मैं नहीं जानती। लोग बागों की बातें सही हो जाती थी, कभी टीचर मुझे घेर लेती थी, कभी बच्चे घेर लेते थे, मैं उनको बताती रहती थी। फिर समझो कि 21 साल की उम्र में जब मैंने गुरु धारण करे तो गुरु जी ने मेरे को कहा, अब तुम नहीं करोगी ये काम, ये मेरे को दे दो, ये जो तुम्हारे पास ये शक्ति है मुझे दक्षिणा के रूप में दे दो। तो मुझे इस तरफ कुछ नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाऊं। लेकिन जब मेरे बच्चों की शादी हुई, अब मेरे बच्चों की शादी के लिए हाथ में देख नहीं सकती हूँ, मैं जानना चाहती थी वो कैसे हैं, उनके अगर दुख सुख है मैं उनको कैसे ठीक करूं। तो हमेशा जो होता है आवश्यकता जो होता है जब हो जाती है तो आविष्कार की जननी हो जाती है। तो मेरे पापा जो थे एस्ट्रोलॉजर थे, पापा हाथ भी देखते थे, तो एक तो उनकी तरफ से मेरे को इच्छा हुई, उनकी तरफ से मुझे थोड़ी नॉलेज दी। फिर मैंने अपने गुरु जो मेरे धारण किए हुए थे उनसे भी मैंने नॉलेज ली। फिर मैंने किताबों से ऑनलाइन से जो शुरू करा तो परेशानी तो हुई, शुरू में लर्न करने में परेशानी तो हुई, लर्न करने के बाद अर्न करने की मेरी ज्यादा इच्छा थी नहीं, बिकॉज आई वाज एजुकेटर। तो जो मेरे पास आते थे पास पड़ोस वाले, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे शांति मिलती थी, मुझे कभी परेशानी महसूस नहीं हुई जिसकी वजह से कहूँ कि मेरे को परेशानी हुई या मुझे पैसों की दिक्कत हुई, कभी हुई नहीं मुझे पैसों की दिक्कत। हाँ, यहाँ पे कनाडा में आने के बाद जब मुझे लगा कि भाई मैं भी थोड़ा सा जो एजुकेशन लाइन में आ नहीं पाई मैं, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ता। मैं वहां से अपनी वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपलशिप देकर आई हूँ, अब मैं क्यों जाके एजुकेशन लूं, आगे ज्यादा पढ़ाई क्यों करूं। तो मैं रिटायर्ड लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एज ए एस्ट्रोलॉजर जब वर्क करना शुरू करा तो कॉलेज में मेरे को क्लाइंट्स मिलते चले गए और धीरे धीरे बढ़ते चले गए, कभी दिक्कत नहीं हुई मुझे। कैसे आते गए अपने आप आते गए, कभी दिक्कत नहीं हुई। तो आप स्ट्रेटेजीज आपने मतलब कोई आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज लगानी नहीं पड़ी कि आपको इस फील्ड में आना पड़ा, कोई चैलेंज भी नहीं लगा आपको? कोई चैलेंज भी नहीं लगा, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अपने आप आते चले गए। और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बातें सही हो रही है,
नहीं, पर जैसे आप कनाडा में आके आपने जब ये अपना बिजनेस शुरू किया तो शुरू में कोई चैलेंज आपके पास नहीं थे? नहीं, शुरू में चैलेंज नहीं थे, बस यही था, पहले मैं बहुत कम पैसे लेती थी, धीरे धीरे बढ़ाने लग गई, जैसे जी। से समय गुजरता गया उसके हिसाब से बढ़ाती चली गई। जी ऐसा कभी कोई मुझे दिक्कत आई नहीं। जी, थैंक यू सो मच प्रभा जी। यही क्वेश्चन मैं निशाबा से पूछ रही हूँ कि व्हाट वर द टॉप 3 challenges you experienced in your journey and what strategies help you to deal with that? जी निशाबा। अच्छा जी, मुझे ये था कि मैं पाकिस्तान से जब आई हूँ तो मैं काफी एम्बिशियस किस्म की हूँ शुरू से। मैंने लॉ की, लेकिन लॉ में फिर दिल नहीं लगा तो टीचिंग में चली गई। तो टीचिंग में जरा मेरा जो है ना हो गया कि नहीं, मुझे पसंद है, टीचिंग करनी है। तो जब शादी हुई तो मैं जब यहाँ आई तो यहाँ आके मुझे था कि या तो मैं टीचिंग करूँ तो या मैं अपनी लॉ को परस्यू करूँ। अब ये दोनों चीजें जो थी ना ये टाइम लेती थी, तो मैंने क्या किया, अकाउंटिंग में चली गई। तो मैंने अकाउंटिंग की। मैंने अकाउंटिंग की 2 साल मैंने की अकाउंटिंग, और 2 साल टोरंटो यूनिवर्सिटी से की। वहां से 2 साल के बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो मुझे वो जो मेरा तीसरा साल था ना वो मेरा फिर रह गया, मैं लाइसेंस नहीं ले सकी, तो वो बीच में ही रह गया मेरा। लेकिन मैंने जॉब शुरू की तो मुझे बड़ी अच्छी मुझे जॉब मिल गई, लेकिन वो फिर मैं बच्चे के साथ मैनेज नहीं कर सकती थी कि घर में कोई और तो था नहीं, यहाँ पे मैं ही और हस्बैंड थे, कोई रिलेटिव और था नहीं, तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ गई और मैं बच्चों में लग गई। अब बच्चों में फिर लगने के बाद 3 बच्चे माशाल्लाह से हुए, उनके साथ ही फिर मैं बिजी रही बच्चों के साथ। बीच में मैंने फिर इंस्ट्रक्टर का काम शुरू किया। मुझे शौक चढ़ दिया, मुझे ड्राइविंग भी सिखानी है। मैंने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का लाइसेंस लिया। वो जब ले लिया तो फिर मेरे सामने चैलेंजेस थे काफी सारे कि मैं बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊंगी। अगर तो मैं काम पे जाऊंगी तो मुझे कहीं बच्चों लेके जाना पड़ा, टेस्ट के लिए गोल्फ लेके जाना पड़ा, शहर से बाहर जाना पड़ा, बच्चों को कैसे मैं छोड़ूंगी। फिर मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। तो वो काम भी मैंने छोड़ के घर बैठ गई फिर बच्चों के साथ। फाइनली जो है मुझे फिर कुछ ना कुछ करना था मुझे, और मैंने जब देखा कि मेरा ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो स्किन केयर में है, तो फिर मैंने सर्च किया कि मुझे स्किन केयर ही करना है और किसी अच्छे कॉलेज से करना है। तो फिर मैंने ये जो इंटरनेशनल ब्यूटी इंस्टीट्यूट है यहाँ से किया, यहाँ के टीचर से मिली, सबसे मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैंने यहाँ से किया। और यहाँ से मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चों को भी मैनेज करती थी, घर भी देखती थी, इनको पिक एंड ड्रॉप भी मैं करती थी। फिर मैं अपने सारे एग्जाम्स पास करने इसमें सब कुछ किया। ये सब चैलेंजेस मेरे सामने थे और किया मैंने। लेकिन फिर मुझे उसके बाद था कि चलो अब मैंने काम भी करना है, ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया और पढ़ के अब मैंने इसको जाया कर दिया, जैसे मैंने पिछले काम अपने जाया किए सारे। तो इसको मैं सोच रही थी कि इसको मैंने करना ही करना है, तो इसलिए फिर मैंने इसको जो है ना शुरू किया। मैंने जब मैं पहला दिन काम शुरू किया ना तो मेरे पास फोन आने शुरू हुए। तो एक लड़की ने मुझे कॉल की तो कहती मैं आना चाह रही हूँ, मेरे स्किन पे बहुत एक्नी है। तो मैं बड़ी खुश हुई कि मेरे पास फर्स्ट क्लाइंट आ रहा है। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, सुबह की उठी हुई, मैंने उसको टाइम दिया हुआ था, और एंड टाइम पे 5 मिनट पहले उसने मुझे कहा कि मैं नहीं आ रही। और मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हुई कि ये कैसा काम है भाई, मैंने इतना उसको किया था कि उसको मैंने इतना बताया था अपना सारा उसकी स्किन के बारे में, तो उसने एंड टाइम पे क्यों मना कर दिया। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा कि ये चैलेंजेस तुम्हें आएंगे, तुम्हें लोग जो है ना वो एंड टाइम पे तुम्हें वो रिजेक्ट भी करेंगे, वो तुम्हें पसंद भी नहीं करेंगे, क्या पता नेक्स्ट टाइम वो आए भी ना। तो तुम्हें ये सारा कुछ अपना फेस करना पड़ेगा। और ये वाकई मुझे हुआ, तकरीबन 6 महीने ये फेस हुआ। कुछ लोग फोन करते थे, नहीं आते थे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम नहीं आते थे कि आपके पैसे बहुत ज्यादा हैं, आप बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हो, आप यूं करते हो, वो करते हो। वो फिर इन चीजों में काफी चैलेंजेस आते हैं आपको, लेकिन आपको जो है ना उसके लिए एक अपना आपको फोकस रखना होता है कि नहीं मुझे करना ही करना है। मैंने 1 या 2 लोगों की वजह से अपने काम को नहीं पीछे छोड़ना। तो ये था कि मैं करती रही अपने, काफी मैंने प्राइस को नीचे किया, लोगों को पैकेजेस बहुत अच्छा देती थी जिससे वो लोग खुश हो जाते थे। और उससे ये हुआ कि मेरा जो है लोगों को जब काम पसंद आया, मैं अगर एक बंदे के ऊपर अगर एक लड़की उसके ऊपर आधा घंटा लगाती है तो मैं उसके ऊपर घंटा लगाती थी।
उसको मैं पूरा एक एक्सप्लेन करती थी, उसके बाद उसका सारा प्रोसीजर उसका ऐसे ऐसे करती थी कि वो बंदे को दिल से खुशी होती थी। तो वो फिर इस तरह मेरा काम बढ़ता गया, आना शुरू में लोग पसंद करते थे। फिर मेरी नॉलेज थी, मैं पढ़ती रहती थी स्किन केयर के बारे में, उसके बारे में बुक्स के निकाल के देखती रहती थी कि ये जो है चीजें मुझे भूल ना जाए, उसको याद करती थी। कोई चीज हो उसको भी मैं अपने आप को जो है ना यानी अपडेट रखती रही हूँ और अभी तक रखती हूँ। ये नहीं कि मैंने बस किया तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ। तो ये चैलेंजेस आते हैं, अभी तक होते हैं और ये आते रहेंगे, ये आगे भी आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, पीछे नहीं हटना, बस ये देखना है कि आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। आपने स्ट्रेटेजीज ये रखी कि उनको पैकेज बना के दिए और क्लाइंट्स को टाइम दिया, उनको टाइम दिया। देती हूँ मैं, उनको पैकेजेस देती हूँ, उनको कोई चीज फ्री कर देती हूँ, कभी उनके लिए 20% ऑफ कर दिया, कभी उनके फ्रेंड्स ने अगर आना है तो उनको 20% ऑफ दूंगी अगर वो अपने साथ फ्रेंड्स को लेके आएंगे, अगर किसी रिलेटिव को लेके आएंगे तो उनको 10-20% ऑफ होगा। इस तरह काफी चीजें उनको मैंने बना के दी, तो काफी जो है इससे फर्क पड़ता है, नहीं होता है। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन प्लीज? जी करमजीत जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि आप बता रही थी कि आप कंसेशंस भी देते हो या पैकेज भी देते हो, ये तो मार्केटिंग की काम हो गई बात। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे आज देखते हैं शुरू से ही कि मार्केट में कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज बहुत एग्जिस्ट कर रही हैं और वो डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना रही हैं, और इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, काले से गोरा हो जाओगे, बूढ़े से जवान हो जाओगे, ये क्रीम लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा। क्या मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो कुछ उनमें कंटेंट्स लिखे होते हैं क्या वाकई में ही ऐसा हो जाता है, या दिस इज जस्ट अ कैमोफ्लेज के आप पाउडर लगा लो, क्रीम लगा लो तो आप अच्छे दिखने लगोगे। एक तो है प्रोडक्ट्स की बात और एक है कि आप जो वर्क करते हो स्किन पे, तो आप सिर्फ प्रोडक्ट जो कुछ लिखा हुआ है उसी पे डिपेंड करते हो कि या आप अपने वर्क से उनको अपने क्लाइंट को कन्विंस करवाना चाहते हो? ये आपको जबरदस्त क्वेश्चन पूछा आपने ये। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन आपका है कि प्रोडक्ट्स में जो चीजें होती हैं वो वाकई काम करती हैं? हाँ जी, करती हैं। प्रोडक्ट्स में अगर चीजें हैं तो आपको देखना है, मार्केट में 3 किस्म की चीजें होती हैं। एक है उसमें मेडिकल ग्रेड, उसको हम कहते हैं मेडिकल ग्रेड होता है, जो 99.9% इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं और वो आपकी स्किन के हिसाब से ही डाले होते हैं। अगर पिगमेंटेशन का है तो उसके हिसाब से डाले होंगे, एक्नी होगा, सेंसिटिव स्किन होगी, ड्राई स्किन होगी तो उसके हिसाब से डाले होंगे, उसको हम कहते हैं मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स। दूसरा जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलता है वो फार्मास्यूटिकल मिलता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल में सिर्फ 40% जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो होती हैं, बाकी जो 60% होता है ना वो आपका, वो उनकी मार्केटिंग होती है जिससे वो आपसे पैसे लेते हैं, ठीक है। वो मार्केटिंग पे उन्होंने पैसा खर्च किया होता है, वो आपसे पैसे लेते हैं और इसलिए उन्होंने वो प्राइस लगाई होती है। तीसरी जो चीज होती है वो ना तो वो फार्मास्यूटिकल होती है ना ही वो मेडिकल होती है, वो उन्होंने अपनी ऐसी इंग्रेडिएंट्स डाली होती हैं जो आपको शो करने के लिए, उसकी पैकेजिंग इतनी खूबसूरत होती है कि वो आपको इंटिमिडेट करता है कि आप फौरन इसको खरीद लें। लेकिन उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स के अंदर जो चीजें होंगी ना वो उस मिकदार में नहीं होंगी जिस मिकदार में आपको जरूरत है। ये आपको देखना है कि आपने जिस एस्थेटिशियन के पास जा रहे हो वो एस्थेटिशियन जो है वो आपके ऊपर क्या लगा रहा है, वो प्रोडक्ट क्या यूज कर रहा है, ये आपने रिसर्च करनी है, ठीक है। क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हो, आप कंज्यूमर हो, आपने वो देखना है कि मैं इस बंदे के पास जा रहा हूं तो इसके पास वो प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है। ये नहीं कि आप आंखें बंद करके बेड पर लेट जाओ और वो आपके लिए पाकिस्तान मेड, इंडिया मेड चीजें आपके ऊपर लगा दे और पैसे वो आपसे ले ले मेडिकल ग्रेड के हिसाब से चीजों के, पेरिस मेड। हाँ जी, वो ये होता है। तो इसलिए आपको ये चीजें खुद रिसर्च करनी होगी कि आप जिस बंदे के पास जा रहे हैं उसके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या यूज कर रहा है। और जो जहां तक आपका क्वेश्चन था कि ये चीजें वाकई काम करती हैं, हाँ काम करती हैं अगर वो अच्छी कंपनी, अच्छी प्रोडक्ट्स वाली चीजें हों, मेडिकल ग्रेड की हों, वो जरूर काम करती हैं। लेकिन उसको टाइम दें, 3 से 6 महीने का टाइम, ठीक है।
3 से 6 महीने का टाइम दें, उसमें अपनी रूटीन बनाएं, सुबह की भी, शाम की भी, रात की, यानी शाम का मीनिंग रात की, सुबह रात की टाइम का उसको टाइम दें। आपसे 3 से 6 महीने के बाद आपको नजर आएगा कि आपकी स्किन पे रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अगर आपकी स्किन पर रिजल्ट आना शुरू, मेरी जो स्किन थी ना, ये सारी मेरी पिगमेंटेशन थी, यहाँ पे ये पूरा ये स्किन मेरी, ये और यहाँ से ये सारा मेरा ब्लैक पिगमेंटेशन थी। मुझे 3 साल लगे हैं इसको हटाने में, 3 साल मुझे लगे इसमें हटाने में, और 3 साल तक मैंने पता नहीं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज नहीं की, मैंने बहुत खर्चा किया अपने मियाँ का। लेकिन जब मैं आई अपने एजुकेशन में, मुझे तब पता चला कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। तो ये होता है, आपको उसको टाइम देना है अपनी स्किन के लिए, तो ये जरूर किया करें। हाँ, इसी के साथ एक मिलता जुलता ही क्वेश्चन है कि आजकल जैसे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, तो इसमें ऐसा होता है कि ये प्रोडक्ट्स कुछ नहीं करेंगे। मैं बड़ा एक मेरी समझ से मैं रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये आपकी किचन में मौजूद हैं, ये मसाले हैं, ये हल्दी है, ये पौधे हैं, और ये कर देंगे, ये कर देंगे, आप अप्लाई करो, बेसन लगाओ, है ना। तो ये ऐसे किचन में जो प्रोडक्ट्स होती हैं, तो what we should adopt, we should depend upon our kitchen products or the market products which तो किचन की मैं आपको बताऊं, जो किचन की प्रोडक्ट्स होती है ना, वो आपकी सिर्फ ऊपर की, हमारी जो स्किन है ना, ये पूरा की पूरी, इसके अंदर 5 से 7 लेयर्स हैं स्किन के अंदर, राइट, ठीक है, राइट। ये जो ऊपर स्ट्राटम कोर्नियम है, सबसे ऊपर वाला स्ट्राटम कोर्नियम है, इसको कहते हैं, ये जो सबसे ऊपर वाली स्किन की जल्द है, स्ट्राटम कोर्नियम पे अगर आप ये जो हल्दी लगाओगे और आटा लगाओगे, बेसन लगाओगे ना, ये आपके स्ट्राटम कोर्नियम के ऊपर ही रहेगा, वहां से नीचे नहीं जाएगा ये, ठीक है। और आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो स्किन के नीचे है, दूसरी लेयर में, तीसरी लेयर में, चौथी लेयर में भी हो सकती है। जो हमारी जो रिंकल्स हैं वो तीसरी, चौथी, 5वीं तक जाती है, ठीक है। वहां पे वो बेसन नहीं जाएगा, उस बेसन में सिर्फ स्ट्राटम कोर्नियम पे ही रहना है, क्योंकि उसके अंदर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक प्रोडक्ट के अंदर होते हैं, इसलिए। तो ये फर्क होता है। आपको उस वक्त वो फॉर द टाइम बीइंग 10 से 15 घंटा, 1 घंटा आपको वो ग्लो दे देगा, बेसन जो होगा, दही जो होगा, अंडा जो होगा, लेकिन वो फॉर एवर नहीं देगा, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। मैं लगाती हूँ बेसन और अंडा और दही और लेमन, मैं लगाती हूँ, वो लगाती हूँ ब्लैक हेड्स को हटाने के लिए। वो एक स्क्रबर है, एक स्क्रब बन जाता है वो, ठीक है। वो आप लगाएं जरूर, इस एरिया में लगाएं, नाक के एरिया पे लगाएं, आपके ब्लैक हेड साफ हो जाएंगे बस। लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो आपकी स्किन को ट्रीट नहीं करेगा। नहीं, अभी मैं इन्हीं के साथ की बात कर रही हूँ कि अगर वो नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको लग रहा है कि आपकी स्किन पे कुछ ऐसा कोई ट्रीटमेंट की मतलब नहीं, ये तो पता चलेगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कि ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कई बार कि हमें लगता है कि हमारी स्किन के लिए कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो तब हम ये नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है वो यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम वही मेडिकल वाले जो सारे प्रोडक्ट्स बाय करके लाएं उसको लगाएं। तो तब नेचुरल प्रोडक्ट्स लगा तो सकते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल नहीं है कि वो आपने ब्यूटिशियन से पूछना पड़ेगा या ऐसे नहीं लगा सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है आपको जी, आप लगा सकते हो, उसका आपको कोई नुकसान नहीं है, आप बेशक लगा सकते हो। जब उसका कोई नुकसान नहीं है तो फिर आप क्यों डर रहे हो, आप जरूर लगाएं जी, ठीक है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि ये ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपकी स्किन पर ब्राउन स्पॉट्स हो गए हैं, रिंकल्स बन रहे हैं, आपके पिगमेंटेशन हो गई है, मलाजमा होता है हमारी जिसको हम क्या कहते हैं, मलाजमा को, जो ब्लैक सारा स्किन ब्लैक सी हो जाती है जी, वो मलाजमा होती है, वो बहुत मुश्किल से जाती है, काफी उसको ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं जिससे हो जाती है। और ज्यादातर साउथ एशियन जो हमारी जो डार्क स्किन वाली जो लेडीज हैं उनको होता है वो जी टैनिंग हो जाती है, जो नहीं टैनिंग मलाजमा होता है जिसको ब्लैक छाइयां पड़ जाती हैं पूरे फेस के ऊपर, नाक पे भी होती हैं, माथे पे भी होती हैं, चिन पे भी होती है, वो जो है बहुत मुश्किल से जाता है। उसके काफी ट्रीटमेंट्स हैं जो करवाने पड़ते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स होते हैं जो करने पड़ते हैं।
वो आपका एक, अगर आप मेरे पास एक लेडी आई है, वो तंदूर में रोटियां लगाती है, ठीक है, यहीं पे लगाती हैं, यहाँ पे वो किसी रेस्टोरेंट में लगाती हैं। अब वो जब तंदूर में रोटियां लगाती हैं, तो मैंने उसे कहा कि अगर आप तंदूर में रोटियां लगाते हो तो फिर आप ये ट्रीटमेंट ना लो, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट लोगे तो आप दोबारा उधर जाओगे, दोबारा आपकी स्किन टैन होगी, दोबारा आप फिर आप मेरे पास आओगे, तो आप बेहतर ये कि या तो वो जॉब आप वही करो या फिर उस जॉब को छोड़ के फिर ट्रीटमेंट लो। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तो वो बेचारी कहती है मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, मुझे यही जॉब करनी है, तो वो फिर अब आना उसने छोड़ दिया है। तो ये है कि आप अगर तंदूर में अब बार बार अपना फेस नीचे जाओगे करोगे तो आपका फेस टैन ही होगा ना, आप उसको तो ठीक नहीं कर सकते। जी, ये आपकी चॉइस है। मेरी फ्रेंड है, वो लगा रही है सिरम स्नेल का, तो उससे उसकी स्नेल? स्किन बहुत अच्छी, स्नेल सिरम लगा रही है, उसकी स्किन बड़ी अच्छी हो गई। तो कवलजीत जी, वही आपकी बात, मैंने उससे कहा कि तुम जो इतना महंगा खरीद रही हो, मेरे तो ये बैकयार्ड में बहुत ज्यादा है, आके पिक कर लो, लगा लो, उनके इतना वो लिक्विड्स। उसने इतना गंदा मुंह बनाया, मैंने कहा यही तो तुम लगा रही हो, जब मैं तुम्हें ऑर्गेनिक ऑफर कर रही हूँ तो तुमने जरूर केमिकल वाला लेना। ये तो लाइटर नोट पे था। रमिंदर जी की क्वेश्चन करना चाह रही थी आपसे रिगार्डिंग थ्रेडिंग। जी रमिंदर जी। हाँ जी, मैं पूछ रही थी थ्रेडिंग से पेन नहीं होती? मैं तो आईब्रो भी नहीं करवा सकती थ्रेड। जो स्किन लिफ्ट के बारे में था। हाँ जी, यस। और माथा और कुछ स्किन ना ब्लैक की हो गई। आपकी स्किन की माथे की ब्लैक हो गई है? माथे के भी और नीचे चिन के पास भी ना ब्लैक स्किन होनी शुरू हो गई। यानी वो आपको छाइयां पड़ रही हैं? छाइयां नहीं, ब्लैक हो गई। वो तो आप मुझे दिखाएंगी तो मुझे पता चलेगा ना कैसी स्किन हो गई। मैं दिखा दूंगी आपको, नंबर लेके। अच्छा, तो जो है, जो थ्रेड वाला जो है वो आपको नम करता मेरी है? स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं आईब्रो भी नहीं करा सकती, इसलिए पूछ रही हूँ क्या करना चाहिए। हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि जो सेंसिटिव स्किन होता है ना, उसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है उसको ट्रीट कैसे करना है। अच्छा, वो जो थ्रेड वाला आपने पूछा क्वेश्चन ना, उसमें आपको नमिंग करेंगे, आपकी स्किन को नम कर देंगे, आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। आपको जब नम कर देंगे ना, वो एक प्रोडक्ट होती है, मैं जब माइक्रो नीडलिंग यूज करती हूँ अपने क्लाइंट्स के ऊपर, तो पहले मैं भी स्किन को नम करती हूँ। नम करने के बाद घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, बाज के ऊपर 20 मिनट्स होते हैं, बाज के ऊपर 25 मिनट्स होते हैं। तो नम हो जाती है स्किन, आप बिल्कुल उसको लगाओ, जो मर्जी लगाओ, आप बिल्कुल फील कुछ नहीं करते। मैं आपको दिखा दूंगी, नंबर दे देना, है ना, आपसे कांटेक्ट कर लूंगी। हाँ, मेरा यहीं पे नंबर चल रहा है जो मेरे अभी स्लाइड शो दिखाया है, तो मैं बोल देती हूँ, आप लिख लें 6472691045। लिख लें आप। लिखागा 1 मिनट। 647, मैं चैट में लिख देती हूँ। हाँ, उसमें लिख दें। ठीक है जी, हाँ जी, 647 269 यस 1045। 1045। थैंक यू नूशाबा जी, थैंक यू जी, थैंक यू रविंदर जी। थैंक यू रिंटू जी। जी, अब हम और कोई क्वेश्चन? अब हम थर्ड क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू अवर एस्पायरिंग बिजनेस वुमेन। तो मैं नुशाबा से ही पूछूंगी पहले, तो आप क्या कहना चाहेंगी हमारी जो नई बिजनेस वुमेन है उनके लिए, क्या आप एडवाइस करती हैं? उसके लिए आपने घबराना नहीं है। जो भी नया बिजनेस करोगे आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगी, आपको परेशानियां होंगी, आपको काफी सारी एंजाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, लेकिन आपने उसके लिए जो है ना बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना, आगे जाते जाना है, उसकी कोशिश करनी है, उसको देखना है आपकी कहाँ पे कमी हो रही है, आप कहाँ पे जो है अपने क्लाइंट से दूर हो रहे हो, कौन सी वजह है जिसकी वजह से क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहा, उस चीजों को देखें, उसको बैठ के उसको सॉर्ट आउट करें और फिर जो है ना अपने काम को लेके चलें। तो ये दूसरा है, प्रोफेशनलिज्म आपके पास होना चाहिए। अगर आप बात नहीं कर सकते किसी के साथ, आप किसी को समझा नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर वो आप काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। मेरे पास एक मेरे साथ वाली फ्रेंड थी जिसने मेरे साथ ही काम किया है, उसने मेरे साथ ही सब कुछ सीखा है,
लेकिन उसको कई नॉलेज नहीं है। उन्होंने वो बुक पढ़ी है, बुक पढ़ के एग्जाम्स जो होते हैं वो आपको पहले से बता देते हैं कि इसमें ये एग्जाम में ये चीजें आएंगी, आपने ये याद कर लेनी है और आपने उसको जो है ना पास कर लेना है। यहाँ पे ज्यादातर जितने भी जो मुझे माफ करना, मैं ये बात मैंने रिसर्च की है, उसके बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये बनी बनाई बात नहीं है। जितने भी इंडियंस ने स्कूल खोले हुए हैं एस्थेटिक के, उन सब ने ये काम करते हैं। वो लोग आपको बुक दे देते हैं कि ये कल एग्जाम में आएगा, इसको याद कर लें और इसमें से आप जो है ना क्वेश्चन आएंगे और वो आप कर लें। वो रटा रटाया होता है, आप वो एग्जाम दे देते हो और पास कर लेते हो, ठीक है, आपको वो हो जाता है। उसमें आपको नॉलेज नहीं मिलती। फिर आपने वो रटा रटाया कर लिया, एग्जाम दे दिया, पास हो, क्योंकि इन्होंने पैसे लेने होते हैं हमसे, इन्होंने हमें हर सूरत पास करना है। हमने इनको पैसे दिए हैं 10,000 11,000 जो फीस है, उस फीस में उसने आपको पास करना ही करना है, उसने आपको निकाल देना है यहाँ से, चाहे आपको आता है या नहीं आता। तो इसलिए आप अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं, नॉलेज सीखें, करें, बताएं कि अगर किसी के पास सोराइसिस है, फॉर एग्जाम्पल कोई सोराइसिस वाला बंदा आता है आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए इसके स्किन पर क्या है। आप उसको वैसे नहीं ट्रीट कर सकते। अगर वो सोराइसिस वाला बंदा आया है और आपने उसको बगैर देखे आपने उसके ऊपर केमिकल पी लगा दिया है, तो बस वो बंदा गया, फिर उस बंदे की स्किन सारी तबाह हो गई। आप फिर क्या करोगे, कैसे उसके साथ डील करोगे? इसलिए आपके ऊपर यहाँ पे सू भी बड़ी इजीली हो जाता है, आप बड़ी इजीली आप फंस सकते हो, आपका लाइसेंस खराब हो सकता है। इसलिए अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं, अपनी एजुकेशन सीखें, उसको रिसर्च किया करें और उसके बगैर काम ना करें, ठीक है। तो ये है, बाकी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अल्लाह आपके साथ होता है, अपने आप को लेके चलें, आगे चलें। आप जितना अपने आप को नॉलेजेबल बनाओगे, जितना अपने आप को शार्प करोगे, उतना आप आगे जाते जाओगे। ये है बस। थैंक यू निशाबा, थैंक यू सो मच फॉर योर क्या क्या एडवाइस दी है, बहुत अच्छा। कि नॉलेज के बिना तो कुछ भी जो है ना, सब कुछ अधूरा है। वो बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। खाना भी पकाने जाएं तो आपको पता ही नहीं है कि सॉल्ट कौन सा है, हल्दी कौन सी है, मिर्ची कौन सी है, तो आप क्या उसमें डालोगे ना, खाने में क्या डालोगे, जब पता ही नहीं है कुछ भी कि उसमें क्या डलेगा, तो क्या वो खाना भी नहीं बनेगा। इसलिए आपके तो बात ही बहुत, मतलब आपका जो प्रोफाइल है वो तो बहुत जो है ना मुश्किल है। नहीं सच्ची में, ये मैं आज मैंने पढ़ के देखा कि मतलब कि ये चीजें आप जैसे बता रहे हो कि इतना मुश्किल उसको सारा समझ के उसको करना पड़ेगा, तो ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। जी प्रभा जी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो नए बिजनेस के लिए आ रही हैं लेडीज? जो नए बिजनेस के लिए लेडीज आ रही हैं, उनको मेरी एक हम्बल एडवाइस है कि सबसे पहले हिम्मत ना हारें जी, और आगे चलते चलें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो फील्ड उनको अपनानी है उसका देखिए कि डिमांड क्या है, क्या उनको क्या करना चाहिए जिससे लोग बाग उनके पास अट्रैक्ट हो, और जो अट्रैक्ट हो उनका मिसगाइड ना हो, उनको जो आए हैं उनको इतना अच्छा मिले, क्योंकि उसके लिए पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए साथ साथ, और साथ साथ मन में इच्छा होनी चाहिए कि हम इनके लिए अच्छा करें। जब हमारे मन में ये वाली बात होगी हम इसका अच्छा करें, तो इसका रिजल्ट अपने आप अच्छा मिलेगा। जो हमारे पास आएंगे काम करने के लिए, हमारी पॉजिटिविटी उनको छुएगी और वो हमारे पास से जाएंगे ही नहीं कभी, हमारे पास ही रहेंगे, दोस्त बन जाएंगे हमारे। जी, तो ये आपकी एडवाइस है हमारे लिए कि आप जो है काम को पूरी मतलब डेडिकेशन के साथ, अगर आप अपना काम जो है डेडिकेशन के साथ करेंगी, और वो उसके लिए आपको कभी भी पीछे देखना नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है नुशाबा जी से और प्रभा जी से, तो आप पूछ सकते हैं जी। जी उस्मा। निशाबा, आपने जो काम किया उस पे काफी इन्वेस्टमेंट भी थी, आपकी पढ़ाई भी थी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी थी, तो क्या कोई ऐसी फंडिंग या ग्रांट आप लोगों को देते हैं स्टार्टअप के लिए? कुछ नहीं, सब कुछ आपके पास। बैंक के पास आप जाओ, आपका क्रेडिट अच्छा होना चाहिए, आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ऐसा जो बैंक आपको पता ही है कि बैंक में आप जाओ तो आपको पूछते हैं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है।
आपको उस बेस पे देते हैं। अब जैसे लेजर मशीन है, लेजर मशीनों की कई किस्में हैं। आप लेजर मशीन ये नहीं कि बस मेरे पास लेजर है ना तो बस आप चले जाओ, लेजर आपको बाल को हटा देगा, नहीं। लेजर की इतनी किस्में हैं कि उसमें जो है ना आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेजर है ये आपका इसकी जो वेव लेंथ है, इसको नैनोमीटर जो है वो कितने हैं, ये डायट है कि एंटी एग है, कौन सा है ये। और उसमें भी आपको फिर लेजर के अंदर भी ये होता है कि मशीनों की बाकी कई प्राइसेस हैं, कोई 50,000 की आती है, कोई चाइना की बनी हुई है, कोई इधर की, कोई उधर की, कोई जर्मनी की, कोई यूएसए की, वो FDA प्रूफ है कि नहीं है। अब मेरे पास जो मशीन थी वो तकरीबन 90,000 की आ रही है, 90,000 प्लस टैक्स 95,000 की मशीन है। अब वो मशीन जो है उसके लिए मुझे 50,000 दूंगी तो वो मशीन मैं बाय कर सकती हूँ। 50,000 मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद मुझे हर महीने 3,000 उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। हर महीने 3,000 मैं पेमेंट करूंगी तो मेरे पास उस मशीन को मैं जो है ना वो रख सकती हूँ। अब मेरे पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि मैं ये सारा कुछ कर सकूं, मैं इतने क्लाइंट्स लूं कि मैं इतने पैसे बना सकूं। क्लाइंट वो पैसे नहीं देता, वो कहता है कि भाई मैं तो उधर जा रही थी, वहां तो $25 लेते हैं अपर लिप्स के, तो मैं आपको 50 कैसे दे दूं। तो हर मशीन की अपनी अपनी जो है ना वो प्राइसिंग है। वो लोग ये नहीं समझते कि ये मशीन इसकी जो है वो न्यू मशीन है, इसकी वेव लेंथ कितनी है, ये डाइड मशीन है, ये ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगी तो मुझे उसको। लेकिन वो यहाँ के जो लोग हैं, मुझे यहाँ का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि इस एरिया में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे पैसे नहीं देते लोग जो हैं। मैं अगर चली जाऊं वुडब्रिज, वहां चली जाऊं तो हाँ वहां मुझे पैसे मिलेंगे जितना मर्जी मैं कह दूं उनको। मैं अगर मैं उनको कह दूं $100 है इसके, वो दे देंगे क्योंकि वहां पे लोग पैसा खर्च करते हैं, उनको पता है, उनको मशीनों का भी पता है कि कौन सी मशीन है, कौन सी यूज हो रही है। इसलिए मुझे अब यहाँ से घर से निकल के बाहर जाना है ताकि मुझे क्लाइंट्स मिले, वॉक इन क्लाइंट्स आए। घर में मैं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ, मैं वॉक इन क्लाइंट मेरे पास नहीं आता। बाहर मुझे ये कि चलता फिरता अंदर आ जाएगा, पूछेगा, बताएगा, एक को बताएगा दूसरे को बताएगा। तो इसलिए ये पैसों की बहुत ज्यादा जो है ना आपके पास होना चाहिए, इतना अमाउंट कि आप सरवाइव कर सको, बचा सको, कर सको। तो मुश्किल है ये, इसमें पैसा बहुत यूज होता है। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात की जी। हर लोकेशन की अपनी एक वैल्यू होती है। जी हाँ, बिल्कुल। और वहां के रहने वाले उस हिसाब से खर्च करते हैं। मेरा क्वेश्चन एक प्रभा जी आपसे भी है, वो रिगार्डिंग ऐसे ही है जैसे नौशाबा ने तो एक अपनी प्राइस लिस्ट शेयर की थी। आपके पास जो लोग आते हैं उनसे आप कैसे चार्ज करती हैं? पर आवर होता है क्या, किस चीज पे डिपेंड करते हैं? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगी। जी, मेरा ऐसा है कि जिस समय मैं इस लाइन में आई थी तब मैं बहुत कम चार्ज करती थी। उसके बाद धीरे धीरे चार्जिंग मेरी बढ़ती गई और मेरी $50 पहुंच गई है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि उनका नाम, समय, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या समय था, बस इतनी चीज मुझे चाहिए होती है जिससे मैं पूरा हॉरोस्कोप बना लेती हूँ, जो मैंने आपको दिखाया है, चार्ट बना लेती हूँ जैसे डॉक्टर्स बनाते हैं। चार्ट बनाने के बाद मुझे उनसे मैं कह देती हूँ, देखिए 100 क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उसमें से चुन के मुझे 2 प्रॉब्लम बता दीजिए, हंसी 3 प्रॉब्लम बता दीजिए, मैं उस पर काम करूंगी। क्योंकि मैं जो हूँ लगन बनाती हूँ, चंद्र बनाती हूँ, उसके बाद फिर नमाज बनाती हूँ, फिर चलित बनाती हूँ। बहुत लंबा काम होता है, बहुत ब्राइट काम होता है, तभी लोग बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। बिकॉज जो एक बार हमारे पास आ जाता है वो नहीं जाता, औरों को भी भेजता है। इसीलिए भेजता है क्योंकि हमारे अंदर वो काबिलियत है कि उनकी हर चीज की नस पहचान लेते हैं, कहाँ तकलीफ है, उसको उसके ऊपर काम करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर किसी से पेमेंट ले रहे हैं तो उसको आप उतना सेटिस्फाइड कर सको। उसके बाद कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पेमेंट नहीं होता, तो मैं रिड्यूस कर देती हूँ। मैं कहती हूँ तुम्हारा मन है तो दे दो, नहीं तो नहीं देना मत दो। मेरा मन जो होता है उनकी हेल्प करने का होता है, मेन यही इच्छा होती है। तो प्रभा जी, मेरी 2 फ्रेंड्स हैं जिनके पास साइकिक क्वालिटीज हैं। एक है जो हाथ देखती हैं और नंबर्स देखती हैं, वो आपके ख्वाब भी बता देती हैं। जी। लेकिन वो कहती हैं कि मुझ पे मना है, मैं पैसे नहीं ले सकती। द डे आई विल स्टार्ट टेकिंग मनी, मेरी ये पावर छिन जाएगी।
हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि मैं पामिस्ट मैं हाथ देखती थी और बहुत छोटेपन से देखती थी। जब मैंने 21 साल के में जब मैंने गुरु धारण करे, उन्होंने बोला ये सिद्धि मुझे दे दे। अब जब उनको मैंने दे दी, मैंने हाथ देखना बंद कर दिया। अब जब मेरे बच्चों की मुझे जरूरत पड़ी, जब मैं दिखाने के लिए गई तो मुझे किसी ने देखा नहीं। तो जब मैं खूब रो रो के सो गई, गुरुदेव सपने में आया, कहते अपना कुआं खुद खोद का मतलब है अपने आप ढूंढ रास्ता। जब मैंने अपना कुआं खुद खोदा तो मैं दूसरों को भी पानी पिलाती हूँ। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आपके सामने आपके बच्चों के हाथ हैं कुछ करते हुए और आप ना देखें? क्योंकि आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ भी पता है, जगह भी पता है, तो ऑटोमेटिकली नहीं आप करेंगी उसको? आप तो ये कह रही हैं, मैं पिक्चर देखती हूँ, रेखा ऐसे हाथ उठाएगी, मैं उसके आंखें मेरे हाथ पढ़ लेती हूँ उसके। मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ पामिस्ट्री में, बट मैं नहीं बोलती। मैं अपना हाथ भी देखने की मुझे मनाही है। ये तो है पड़ जाता है, हाथ पड़ जाता है, कोई बात नहीं, निगाह उसमें मैं बोलती नहीं। जब मैं कॉलेज के जमाने में थी तो हमारे एक बहुत मशहूर पामिस्ट थे, वो हमारे कॉलेज में आए, बहुत शौक होता था हाथ दिखाने के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे हाथ का मुझे प्रिंट चाहिए, ये बहुत ही अनोखा है। मैं नहीं देती किसी को अपना प्रिंट। मैंने नहीं दिया था अपना प्रिंट, तो मुझे पता चला कुछ स्पेशल है मेरे हाथ में, जो मुझे अभी तक पता नहीं कि क्या स्पेशल है, लेकिन पामिस्ट कहते हैं। तो मैं बात कर रही थी अपने 2 फ्रेंड्स की जिनके पास ये पावर है। तो एक है जो बिल्कुल पैसे नहीं लेती है, वो कहती मैं ले नहीं सकती। दूसरे हैं वो अजीब है, वो हर शख्स को देख के उसकी कीमत लगा देते हैं। वो वाइट कम्युनिटी से हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका बिलीफ है इस पे। उनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, तो उनके पास जो लोग आते हैं ना, तो वो उसकी कीमत उस हिसाब से लगाते हैं कि इससे मैंने $400 लेना है, इससे $800 है। उनका स्टार्ट ही $300 है। तो मैं हंसती हूँ, मैंने कहा हमारे वेस्टवुड मॉल में तो इतनी दुकानें हैं जो $20-30 में देख लेते हैं। वो तो नहीं देख रहे को कौन किस कार में आया कि क्या, लेकिन दैट पर्सन चार्ज ओनली उस पर डिपेंड करता है कि कौन किस स्टेटस का बंदा है। तो क्या ये सही है ऐसी कर रहा? आई डोंट थिंक सो। एक एथिक्स जरूर होनी चाहिए जिंदगी। देखिए, एक हम पैदा हो गए हैं, हम मर जरूर जाएंगे। जो हमारी छोटी सी यात्रा है, इसमें हम जितनी कमाई कर ले वही हमारे साथ जाएगी। हमने सब यही छोड़ जाना है। तो मैं कमाई में लगी हुई हूँ, वो कमाई कर रही हूँ। प्रभा जी, एक क्वेश्चन मेरा भी है छोटा सा, कि कभी ऐसा भी हुआ है कि आपके पास कोई आया, आपने उसको उसका जो बनाया, मतलब पत्री बनाई, जो भी बनाया, लेकिन वो उसका काम नहीं हुआ? ऐसा हुआ नहीं कभी, वैसे प्रभु के आशीर्वाद से नहीं, मतलब कई बार होता है ना कि कुछ 3 क्वेश्चन है, अगर उन्होंने 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं तो तीनों क्वेश्चन उनके सही गए, और कोई एक आध क्वेश्चन, मतलब कोई कभी भी ऐसा हुआ नहीं? पता नहीं, मेरे साथ प्रभु का आशीर्वाद है कि क्या बात है। आज तक जिसने देखा उसने बोला आप जो बोलती हो वही हो जाता है, आप जो बोलती हो वही हो जाता है। पता नहीं, मुझे कुछ होगा, प्रभु का आशीर्वाद होगा, गुरु का आशीर्वाद होगा, मुझे नहीं पता। कई बार होता है कि कुछ होता है कि कई बार कुछ तो होते हैं ना कि जनरल क्वेश्चन होते हैं, हमें मतलब कुछ उनका आंसर मिल जाए तो वो हमें लगता है कि हाँ हमारा बहुत सही हो गया, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो वो सही नहीं होती है। नहीं, हम रेमेडीज देते हैं उसके साथ। जी, हम रेमेडीज भी देते हैं उसके साथ, उसका उपाय भी बताते हैं, और उपाय इतना सिंपल होता है जो आपके किचन में मिल जाए। जी, सपोज करो कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, चंद्रमा खराब है, डर रहे हैं, कुछ भी बात है, आप पानी ज्यादा मत बहाइए, और आप जो है चावल मंदिर में दान कराइए। आपका गुरु खराब है तो आप मूंग की वो चने की दाल 1 किलो दान दे आइए। इस तरीके से हमारे बहुत छोटे छोटे रेमेडीज होते हैं जो ज्यादा महंगे नहीं होते। और कोई गंदा जादू वादू काला वाला जादू मुझे नहीं आता, ना मुझे पता है, ना कुछ जानती, ना मैं ऐसे करती। सुना है मैंने कि ऐसे करते हैं लोग बाग, मैं उनसे बहुत दूर हूँ। आध्यात्मिक तौर पे मैं काम करती हूँ। जी, नहीं, मैं इंडिया में थे तो हम लोग ना वहाँ पे एक लाल किताब वाले भी मानते हैं, जो है ना लाल किताब मैं से पढ़ती हूँ। लाल किताब आप भी लाल किताब से जानते हैं इसमें।
तो मैं इसलिए बोलना चाह रही थी, मैं एक्चुअली हम लोग गए हुशियारपुर में, हमारे वो भृगु शास्त्री है ना, तो बहुत टॉप क्लास है उनका, बहुत नाम सुना है जी। तो लाल शास्त्री, तो मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बेटी की अपनी की बात कर रही हूँ। तो 10th के एग्जाम्स थे, तो जैसे बच्चे होते हैं कि हमें बच्चा पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े, तो 10th के नहीं थे शायद, उससे पहले की बात थी, 1 साल पहले की। तो हम लोग गए उनके पास, उसका पत्री दिखाई, सारी दिखाई, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि उसको ना चांदी की गोली जो है वो उसके गले में डलवा दो, है ना, तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। तो पता नहीं क्यों, हो सकता है उसने तैयारी नहीं करी, उसने मेहनत नहीं करी, तो उस साल उसके मार्क्स जो थे ना वो इतने अच्छे नहीं आए। तो मैं उसको जब भी अब कभी बोलती हूँ ना कि हम खोसला जी के पास जाएंगे, वहाँ उनका वो खोसला जी हैं जो जिनके पास कभी जाते हैं, लाल किताब वाले जो, तो मैं कभी बोलूं तो कहीं जाना है ना, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं जाना कहती कि वो गोली ने मेरा मतलब बंटाधार हो गया था कि मैं, हो सकता नहीं पढ़ाई हुई, नहीं मेहनत हुई, तो इसलिए वो मार्क्स नहीं आए, वो होता है, कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने शादी की, मैं कहती हूँ कि ये भी विश्वास की बात है, विश्वास तो है, लेकिन ये ट्रस्ट की साइंस है, बात है। साइंस है, अगर जो आप चांदी है, अगर चांदी आपके है। क्लाइंट का ट्रस्ट है तो वो सारे काम जो है वो सीधे होंगे। अगर ट्रस्ट नहीं है तो चाह कर भी आप भी जो मर्जी कर ले, मैं तो ये मानती हूँ कि सीधा नहीं हो सकता अगर ट्रस्ट नहीं है तो, मतलब बिलीव बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, पर मेरे साथ कभी हुआ नहीं है ऐसा, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है आप इस बोल बात रही है का। ना, आप तो क्लाइंटेज जो है आपकी तो बहुत अच्छी क्लाइंटेज है ना, आप बोल रही हैं कि बहुत अच्छा होता है, तो मेरे को लग रहा है कि आप जैसे बात कर रही हैं तो आपके साथ क्लाइंट बहुत अच्छे से मतलब आपके ट्रस्ट में होंगे। जी उस्मा। रिंटू जी, मुझे पता है नौशाबा वेट कर रही है, नौशाबा की बड़ी एक प्यारी सी स्माइल थी जब उन्होंने हैंड रेज किया, तो नौशाबा आपकी स्माइल देख के ना एक शरारती क्वेश्चन मेरे जहन में आया आप दोनों से। जैसे रिंटू जी ने बात की, मैं उसी को थोड़ा आगे लेके जाऊंगी कि क्या प्रभा जी आपको कभी लगा किसी की जन्म पत्री देख के, हाथ देख के, नंबर्स देख के कि नहीं इसको मैंने नहीं छेड़ना, ये मुश्किल है, ठीक है? और इसी तरह नौशाबा आपने किसी को देखा और आपने कहा कि नहीं यार, ये जो इसकी एक्सपेक्टेशन है ना कि रातों रात मैं मिस यूनिवर्स बन जाऊंगी, मैं नहीं कर सकती, इट्स बेटर टू से नो। हाँ, बहुत दफा हुआ। अच्छा, बहुत दफा हुआ। एक लेडी मेरे पास आई, इंडिया से थी, कहती है मैंने सुबह जाना है इंडिया, सुबह मेरी फ्लाइट है और आज तो मुझे ना इतना खूबसूरत कर दो, मेरा हस्बैंड वहां पे, उसने मुझे रिसीव करना है, मुझे इतना खूबसूरत कर दो कि मैं जब जाऊं तो मुझे देखे तो परेशान हो जाए। तो मैंने कहा बेटा आप बहुत देर से आए हो फिर, तो इसके लिए टाइम लगता है, मैं एक दिन में आपको इतना खूबसूरत नहीं कर सकती। हाँ, मैं आपकी स्किन को अच्छा कर सकती हूँ। उसके स्किन पे काफी प्रॉब्लम्स थी, काफी पिगमेंटेशन थी, तो मैंने कहा ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप ये कर सकते हो, अच्छा सा मेकअप करो, जब जाओ तो खूबसूरत आप सुंदर लगोगे, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हो सकती इतनी अच्छी आपकी। मेरा क्वेश्चन था प्रभा से कि आप हमारे जैसे, हम लोग भी बिलीव करते हैं एज ए मुस्लिम कि नजर होती है, ठीक है, नजर लग जाती है। मेरा मिड ऑफ ये जो अगस्त लास्ट जो समर गुजरा है, इसमें मेरे पास काफी क्लाइंट्स आते रहे, मैं काफी बिजी थी उसमें, मेरे बस एक जाता था दूसरा आता था, एक जाता था दूसरा आता था। मेरा फ्रेंड सर्कल भी काफी बड़ा है, ह्यूज है, ये गोल भी जानती है, काफी मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, मेरा सर्कल काफी बड़ा है। तो वो मुझे जब फोन करते थे तो बच्चे बताते थे मामा बिजी हैं, मामा बिजी हैं, मामा बिजी हैं। तो जब मैं फ्री हो जाती थी तो मैं उनको कॉल बैक करती थी, तो वो आगे से मुझे कहते थे अच्छा तुम्हें इतना काम मिल रहा है, इतना काम कर रही हो तुम तो बड़े पैसे कमा रही हो। कौन बोलता था बेटा? जो भी फ्रेंड्स मेरी जो जिनको पता चलता था मैं बड़ी बिजी हूँ और मैं उनसे बात नहीं कर रही। आप यकीन करोगे कि मेरा जो वो पिछले साल का जो 6 महीने थे ना, वो मेरे ऐसे हो गए कि मैं बिल्कुल फ्री हो गई, मुझे कोई क्लाइंट ही नहीं आता था। इस बारे में बताऊं आपको, हमारी जो हीरोइन है बॉलीवुड की, रेखा बॉलीवुड की हीरोइन, तो उससे हमारा रूबरू हुआ एक बार,
तो मैंने कहा ये आपका तिल बड़ा प्यारा लगता है, यहाँ पर जो आपके तिल है। कहती मेरे तिल बिल नहीं है, ये मैं लगाती हूँ। मैं जब सबसे पहले निकली थी इंडस्ट्री के लिए तो मेरी माँ ने कहा था तुझे नजर ना लग जाए ये लगा के जाए, ताकि मुझे नजर ना लगे। और उसके बावजूद भी जब मैं अपने घर जाती हूँ तो ऐसे नमक से उतार के नजर और ऐसे पानी में बहा देती हूँ। तो आप ऐसे किया करो। नहीं तो हम इसके लिए अब क्या करूं कि मेरी बताया जो वो जो बताया ना, नमक उतार के ऐसे ऊपर से 7 बार नजर से सपोज लगी, किसी ने कह दिया आप बहुत सुंदर लग रही हो, आप नहीं, मेरे सुंदरपन को नहीं नजर लगी, मेरे बिजनेस को नजर लगी है। तो बिजनेस को भी ना, तो ऐसे बोलो मेरे को नजर ना लगे, ऐसे 7 बार नमक उतार के ना बहते हुए पानी में ऐसे बहा दो अपने आप को। नमक हाथ में लो, नहीं नमक अपने आप से ना, अपने आप से 7 बार ऊपर उतार के, जिसकी भी नजर हो, जैसी भी नजर हो, उतर जाए और बहते पानी में डाल दो। ओके। बेसन होता है ना, नजर प्रभा जी जब ये नजर उतारते हैं या ये ऐसा करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर की क्यों लेते हैं? या तो 3 बार कर दो या 7 बार कर दो, 11 बार कर दो। ये ऐसे अगर मैं 6 बार करूंगी तो वो नहीं होएगा, या 8 बार कर दूंगी तो नहीं होएगा। नहीं, कब हमेशा ऐसे ही सुना है हमने। 31 बार कर दो, 51 बार। जब किसी बच्चा पैदा हुआ 51 रुपए दे रहे हैं, 101 रुपए दे रहे हैं। ये है कि मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं। ऐसे राइट, ऐसे राइट को ऐसे लेके राइट टू लेफ्ट। हाँ, 7 बार करके एक खास तरीका होता है, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। हाँ? नशाबा के लिए तो इतना आसान है। नशाबा आप कहो जलने वाले का मुंह काला, फिर वो आपके पास ट्रीटमेंट कराने आएंगी। क्या दो वाकई मुझे ना फील हुआ कि ये कुछ हुआ है मेरे साथ अचानक एकदम से। जब आपके क्लाइंट्स बिल्कुल बंद हो जाएं तो फिर वाकई आपको फिर रियलाइज होता है कि आपके साथ कुछ हुआ है, किसी की नजर लगी है। तो वो मुझे फील हुआ, मुझे उसके लिए मुश्किल भी पड़ी और पड़ रही है, अभी भी पड़ रही है, मुझे काफी मुश्किल पड़ रही है। तो ये मैंने काफी कर लिया अपने एज ए मुस्लिम। मैंने काफी अपनी दुआएं भी हैं जो पढ़ती हूँ, हमेशा करती भी हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन वो चीज हट नहीं रही। वो ऐसी होगी जैसे किसी की वाकई काली सी नजर लगी होती है ना, वो लग गई है किसी की। बड़ी बुरी लगती है। अगर काली पक्की नजर है उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकती। मैं ये कह रही हूँ पार्टी से आया करो ना, जब कभी भी कोई बोले तो बहुत अच्छी लग रही है, तो ये लग रही है, उनका निकाल लिया करो हाथ के। ये तो आपको लगता है कुछ ज्यादा पक्की लग रही है। अच्छा। नहीं तो अगर पास नहीं है कोई, अगर किसी के बारे में सोच रहे हो तो किसी को नजर लगी है, उसको नजर लगी होगी तो वो फोटो से भी नमक कर सकते हैं। देखिए, भावई कारण ईश है न स्वर्ण काट पाषाण और सचित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। भगवान हर जगह है, कहीं फोटो हो चाहे भाव हो चाहे कुछ भी हो, आप अपनी हर जगह से श्रद्धा भेज सकते हैं, हर जगह से श्रद्धा भेज सकते हैं। तो आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक तरफ हम सुंदर बन रहे थे, एक तरफ हम अपने जो है ना अराउंड सराउंडिंग्स के बारे में सारा देख रहे थे कि अच्छा प्रभा